अनअकैडमी के यूपीएससी सीएससी हिंदी ऑप्शनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और काफ़ी जहां पर आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट और क्विज, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस। यानी अनअकैडमी के यदि आप एक सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो आज ही अनअकैडमी के इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, लर्निंग ऐप को, और जितने भी स्पेशल क्लासेस मैंने लिए हुए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी क्लासेस फ्री है, ध्यान दीजिएगा, कोई पेड क्लास नहीं है ये। तो आप आसानी से उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज ही इस अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वो सभी स्पेशल क्लास को आप जाकर देख सकते हैं। ये मेरा प्रोफाइल है। तो जो लोग आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां पर आप जाकर जो भी मेरे क्लास का शेड्यूल होता है या आप जो भी पाठ्यक्रम से संबंधित जो कंटेंट पाठ्य सामग्री मैं वितरित करता हूं वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल पाएगा। अभी सॉरी, क्लास के बाद आपको जो पीडीएफ होगा वो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे ही सेंड करूंगा, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, जहां पर आप इस प्रोफाइल के माध्यम से आप मुझे फॉलो करते हैं। जो भी क्लास की नोटिफिकेशन है, स्पेशल क्लास जो मैं लेता हूँ आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप सारी क्लासेस यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है करीब 15,000 से ऊपर कोर्सेस यूपीएससी सीएससी के लिए, और बहुत सारे कोर्स अपकमिंग है। तो यदि आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को आप लेते हैं, यदि 1 ईयर का आप कोर्स लेते हैं, तो आपको जो 49,500 रुपये प्राइस है, आप मेरा कोड यूज करते हैं VI01, तो आपको मात्र 44,500 पे करना होता है। ध्यान दीजिएगा। वहीं यदि आप 2 इयर्स का आप कोर्स लेते हो तो आपको 72,000 जो पे है, आप मेरे कोड के बाद मात्र 64,800 पे करना हो। तो उसी तरह 3 साल का भी है, आपके ऊपर है कि आप कौन सा कोर्स लेते हो। उसी तरह यदि आप आइकॉनिक लेते हो, यदि 2 साल का आप लेते हो, 1,07,000 है, आप मेरा कोड यूज करते हो तो मात्र आपको 96,000 पे करना पड़ता है, अर्थात आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। ये है यूपीएससी सीएससी का एक नई कैटेगरी जो ऑप्शनल को लेकर है। जी हाँ, और मैं आप सबको पता है कि मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो जो लोग मेरे साथ यदि 1 साल तक जुड़ना चाहते हो, तो 1 साल का जो फी है आपका 27,500 है। आप मेरा कोड यूज करो और मात्र 24,750 रुपीज में आपको 1 ईयर आपको ऑप्शनल को लेकर जो बेनिफिट है, जो क्लास है, आप देख सकते हो। तो बहुत बढ़िया पैकेज है। मैं तो कहूंगा कि मिनिमम 1 साल का तो पैकेज लो ही। यदि हिंदी लिटरेचर में आपको बेहतर करना है, आप उम्मीद किए हो कि आपको 350 नंबर लाना है, बेहतर तालमेल जरूरी है, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप एजुकेटर से जुड़े रहिए। तो 1 साल का कोर्स मिनिमम आपको लेना चाहिए। वहीं 2 साल का भी है, 3 साल का भी है। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप कौन सा लेना चाहते हो। ठीक है, जो लोग यदि 2021 में, 2022 में, 23 वाले हैं, तो वो अपने हिसाब से प्रीफर कर सकते हैं। 23 वाले चाहे तो 2 साल का ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर, यहाँ पे आप मेरा कोड यूज करो AVI01 और आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। चलिए, तो मैं क्लास की तरफ बढ़ता हूँ। जैसा कि हमेशा रहा है मेरा टारगेट, बिंदु से सिंधु तक। हिंदी साहित्य में हमारा जो टारगेट है, बिंदु से सिंधु तक। ये आप लोग को लक्ष्य है, आप लोग को याद होना चाहिए। सब लोग कैसे हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब सही होंगे। तो सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम शुरुआत करते हैं क्लास की। ठीक है, जैसा कि हम अक्सर करते रहते हैं कि जो हमारी क्लास होती है, और उस क्लास की शुरुआत हम 5 नए शब्दों के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो आज भी हम क्लास की शुरुआत वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो देखो, पहला शब्द है अघाना। ये दरअसल जो लोग भोजपुरी प्रदेश के होंगे उन्होंने इस शब्द को सुना होगा। ठीक है, यानी कि क्या होता है, जब कोई वस्तु की मात्रा आपको ज्यादा मिले, ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या होते हैं, अघा जाते हैं, है ना। यानी कि जो रिक्वायरमेंट है आपकी, जो जरूरत है, उससे ज्यादा अतिशय, तो आप क्या, हम उसकी वैल्यू नहीं करने लगते हैं, तो हम कहते हैं ना, अघा गए हो क्या। अर्थात कहने का मुख्य अभिप्राय यह हुआ कि आप तृप्ति से ऊपर चले गए। वह आपकी जो वस्तु की मात्रा आपको ज्यादा मिल रही है, इस वजह से क्या हो, उसका जो संतुष्टि गुण है इकोनॉमिक्स की भाषा में, क्या वो क्या है,
आपके लिए कम हो गया है, ध्यान दीजिए, तो इसी को बोलेगा खाना। अब देखिए अगला शब्द है अग्रांशु। शब्द सुनिए, बहुत ही सिंपल शब्द है, आप इसका निरंतर प्रयोग करते हैं, ये बहुत ज्यादा साहित्यिक शब्द भी नहीं है, ठीक है। आप देखोगे जब आप रोशनी, रोशनी आपने देखा होगा, तो देखना कि रोशनी यानी जो प्रकाश की किरण है, तो उसका जो केंद्रीय जो बिंदु है उस रोशनी का, ध्यान दें, जैसे कि रोशनी आ रही है इस तरह से, तो जो केंद्रीय बिंदु है उसी को हम कहेंगे क्या, यानी कि जो प्रकाश का केंद्रीय बिंदु, ध्यान देना, उसी को हम क्या बोलेंगे, अग्रांशु, ठीक है, प्रकाश का केंद्रीय बिंदु, ठीक है। अब अगला शब्द देखिए आचमन, ये एक शब्द से मिलता जुलता, उसका अभिप्राय भी वही है, तो कौन बताने की कोशिश करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अर्थ पता है, आप लोग कोशिश भी कर रहे हो, ठीक है। देखो आचमन का अर्थ जो होता है आपने सुना होगा, आचमन करना, आचमन करना, ध्यान देना। अब आचमन क्या होता है, आप देखोगे कि जब भोजन के बाद, ध्यान देना, जब हम लोग भोजन कर लेते हैं तो भोजनोपरांत क्या होता है, हम लोगों को जो हाथ धुलवाते हैं, हमारे परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, तो उसी को आचमन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी भोजनोपरांत जो हम कोई हमारे गेस्ट हैं, कुछ लोग, तो उनका जो हाथ धुलवाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम आचमन कहते हैं, यह हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, ठीक है। अब जो चौथा शब्द है, मुझे लगता है आप इसके उच्चारण पर न जाइए, इसका एक यह भी उच्चारण होता है अपछत, ध्यान दीजिएगा, यह भाषा विज्ञान यानी उच्चारण के तौर पे है, ध्यान दीजिएगा। देखो जब पूजा पाठ होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि चावल के दाने होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो हम पूजा पाठ में लेते हैं, है ना, उसी को अक्षत कहते हैं। तो ये जो हमारा कह सकते हैं जो पूजा का विमर्श है वहां के, यानी कि धार्मिक जो रीति रिवाज, जो कर्मकांड है, उसमें प्रयोग होने वाला ये एक शब्द है। अचिंत्यात्मा, ये शब्द देखिए आप लोग, बड़ा गंभीर शब्द है, पर इसका अभिप्राय बहुत ही साधारण है, और लेकिन उसका जो परिदृश्य है, जो निहितार्थ है, वो व्यापक है। अचिंत्यात्मा, ध्यान दीजिएगा, इसका अभिप्राय क्या हुआ, एक कौन सी आत्मा जो अचिंतनशील है, कौन हो सकता है ऐसा, जाहिर सी बात है परमेश्वर या ईश्वर हो सकता है, ऐसी अवस्था में कौन पहुंच सकता है, ईश्वर ही पहुंच सकता है ना, तो ये उसका अभिप्राय होता है, ठीक है। थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो आप लोगों को, क्षमा है उस चीज के लिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं अमीर खुसरो की दो पहेलियां लिया हुआ है, जैसा कि हमने हमेशा कहा है कि अमीर खुसरो क्या है, हमारे सिलेबस के हिस्सा है, हम इनको पढ़ेंगे, तो क्यों ना हम अपनी जो प्रारंभिक जो बातें होती है उसमें इनको शामिल करें, जो पहेलियां वगैरह हम हमेशा करते हैं। तो पहला है कि घर आवे मुख घेरे फेरे, दे दुहाई मन को हरे, कभू करत है मीठे बैन, कभी करत है रूखे नैन, ऐसा जग में को होता, ए सखी साजन ना सखी, सोचो जरा, घर आवे मुख घेरे फेरे, दे दुहाई मन को हरे, अर्थात उसके बातों से मन क्या होता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कभी कभी देखना कि क्या बड़ा मीठा मीठा बोल होता है, बड़ा मीठा उसकी करतूतें होती, बड़ा अच्छा लगता है। कभी करता है रूखे न, तो ऐसा कौन करता है बताओ, कौन होता है ऐसा, घर आवे मुख घेरे फेरे, दे दुहाई मन को हरे। मैं क्लू देता हूं कि हमारा जो हिंदी साहित्य है, तो यह थोड़ा सा उस इसका जो उत्तर होगा वो जुड़ा हुआ, आपके मैं बोलूं कि पद्मावत एक पात्र से, इतना मेरा क्लू है, और यह प्रकृति से जुड़ा हुआ है क्लू। चलिए मैं बताता हूं उत्तर, तोता, यानी कि पैरोट, इसका उत्तर क्या होगा,
तोता। नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, मानस फसत काऊ के फंदा, ए सखी साजन ना सखी। मतलब रोज क्या है, वो घर में आता है। भाई कौन है ऐसा जो रोज आता है? रात गए फिर जावत है। अब देखो ये क्लू है, यहीं से क्लू मिल रहा है। रात गए फिर जावत है, मतलब रात खत्म हुआ, वो जो चीजें हैं वो चला जा रहा है। तो ऐसा क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है कि किसी प्रकृति के विमर्श को ही जोड़ा जा रहा है। तो मानस पसत काऊ के फंदा, जाहिर सी बात इसका अभिप्राय क्या होगा? अर्थ होगा चंदा, यानी कि चांद। देखो बहुत ही इनकी मुहावरों की एक खासियत है अमीर खुसरो की, कि वो मुहावरे हमेशा लोक जीवन से जोड़ते हैं। बहुत ही साधारण तरीके से लोक जीवन को जोड़ते हैं और एक गहरा विमर्श निकालते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरती है अमीर खुसरो की पहेलियों की। तो हम आगे बढ़ते हैं, आज क्लास की तरफ लौटते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने जो पंक्ति है कि प्रीत न कीजिए पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जाए, प्रीत तो कीजिए मछली जैसी, जल सूखे मर जाए। ये कबीर की पंक्ति है। इस पंक्ति को आज मेरा लाने का अभिप्राय यह है कि आज हम जो रचना पढ़ने वाले हैं वह रचना का शीर्षक इससे जुड़ा हुआ है, मछली। हालांकि यहाँ पे मतलब एक वचन है, वहां पे क्या है? मछलियां, है ना? तो इस वजह से वहां बहुवचन है, परंतु अभिप्राय यही है। अर्थात यहाँ पे कबीर क्या कह रहे हैं कि मतलब एक पक्षी की तरह प्रीत नहीं होना चाहिए कि जिस, अब सबको पता है जल क्या जीवन का एक आधार है, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, सभी कोई जो अपना नीड बनाता है वह कहाँ बनाता है? जहां जल का स्रोत हो। इसीलिए देखना जितनी भी सभ्यताएं हैं, सभ्यताओं का उद्भव कहाँ हो रहा है? नदी का जो स्रोत है, जल का स्रोत वहीं पे हो रहा है। तो प्रीत न कीजिए मछली जैसी, प्रीत तो कीजिए मछली जैसी, जल सूखे मर जाए। लेकिन उसके विरुद्ध मछली है, वह बिल्कुल उसकी प्रीत की तुलना इसलिए कभी यहाँ प्रीत की तरह कर रहे हैं क्योंकि वो क्या है? जिस जल स्रोत में वो रहती है, यदि जल सूखता है तो मछली भी अपना प्राण त्याग कर देती है। ध्यान दीजिएगा। हालांकि साधारणतः आपको देखने में लगेगा भाई मछली जाएगी कहाँ, वो अलग विमर्श है, लेकिन एक कवि का जो मर्म है वो कहने का अभिप्राय यही है कि मछली की तरह होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हम जिस चीज से जुड़े हुए हैं, यानी कि जैसे आज का समाज जमाना क्या हो, यूज एंड थ्रो। ध्यान दीजिएगा, यानी हम कहीं न कहीं किस मनोवृत्ति से गुजर चुके हैं, हो चुके हैं कि नफा नुकसान का देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस कहानी आज हम जो पढ़ेंगे वहां पर देखना, इस बात की जो परिकल्पना है, जो संवेदनात्मक बातें हैं, वो हमें दिखाई देगी। तो आज मैं रचना की तरफ बढ़ता हूं। मछलियां, देखिए एक दुनिया समानांतर की सीरीज में मैं जो आज कहानी आपके सामने लेकर आया हूं, मछलियां, जो उषा प्रेमवदा की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। हालांकि उषा प्रेमवदा ने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, मैं अभी तुलना करूंगा बहुत दो चार कहानियों से इसकी, और उन बातों को जोड़ूंगा, और उषा प्रेमवदा का जो एक विमर्श है, साहित्यिक विमर्श जो है वो क्या है वो बात करें। क्योंकि देखो जो नई कहानी की जो विधा है, तो नई कहानी में एक तरह स्त्री विमर्श है, मध्यम वर्ग की घटनाएं हैं, मतलब जो आधुनिक युग का जो प्रादुर्भाव हो रहा है, जो हम जिस नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, उस युग में भावनात्मक रूप से कई तरह की तब्दीलियां आ रही हैं। ध्यान दीजिएगा। तो उस तब्दीलियों में जो एक परिवर्तन रिश्तों के मध्य आ रहा है, उस इस कहानी में वह बातें हमें दिखाई देगा। तो यानी एक तरफ आपको मध्यम वर्ग भी दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा, जो आधुनिक भावबोध है वो भी दिखाई देगा। मतलब कई तरह के एक भावात्मक संप्रेषण आपको इस कहानी में दिखाई देगा। हालांकि इस कहानी में मैं आने से पहले ये देखिए उषा प्रेमवदा है, ये माननीय भूतपूर्व हमारे राष्ट्रपति महोदया है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनको पद्म भूषण का पुरस्कार दे रही हैं। तो यानी कहने का अभिप्राय है कि एक स्त्री जो क्या है, अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, और एक स्त्री जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, वो दोनों एक दूसरे को पुरस्कृत करते हैं। यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो कि जो इस चित्र के माध्यम से मेरा दर्शाने का अभिप्राय है कि नारी की जो सशक्तिकरण है, ध्यान दीजिएगा,
उस चीज को दिखाने का विमर्श था मेरा इस तस्वीर के मामले में। बहुत खूबसूरत तस्वीर होती है किसी भी समाज के लिए कि नारी सशक्त हो, क्योंकि एक नारी के सशक्त होने से परिवार समाज बहुत सशक्त होता है। तो देखना यह विमर्श आपको कहीं ना कहीं जो उषा प्रियंवदा इनकी कहानी में दिखाई देगा। तो उषा प्रियंवदा की इस कहानी के सारांश और समीक्षा पे आने से पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि उषा प्रियंवदा जो है उनकी कहानी लेखन, जो साहित्यिक लेखन है, किस रूप में है, क्या है, विचार विमर्श, उस पर बात करते हैं। क्योंकि आपने देखा यूपीएससी के जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सीधे सपाट प्रश्न नहीं हो रहे हैं, वह लेखक के उस अंतर्निहित तत्वों को, उनकी जो रचनात्मक जो बातें हैं उनसे जोड़कर पूछ रहा है। इसीलिए मैं इतनी गहराई में जाकर आपको सारी बातें बताता हूँ। वरना आसान था कि आना, कहानी का सारांश बताना और थोड़ी समीक्षा करके चले जाना, लेकिन मैं उस कहानी की तुलना या उस लेखक की तुलना कहानी के माध्यम से और भी की रचनाओं से जोड़कर करता हूँ। ये बहुत जरूरी है यदि आप अधिकतम अंक की होड़ में शामिल होना चाहते हो यूपीएससी में। तो जो देखो सबसे अति महत्वपूर्ण जो मुझे बात दिखाई देती है उस अपनी बताई कहानियों में, कि वो एक स्त्री अस्मिता का प्रश्न खड़ा करती है। ध्यान देना, अब ये अपने आप में ही बच्चों बहुत बड़ा विमर्श है, स्त्री अस्मिता। ध्यान देना, इसलिए क्योंकि जो आज मैं बात करने वाला हूं, याद रखना, इस कहानी के माध्यम से आप अपने निबंध, आपका जो जीएस का पेपर 4 था इथिक्स, वहां पर भी बहुत सारी बातें आप अप्लाई कर सकते हो। निबंध में तो यहाँ पर बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी जो आप जीएस में नहीं पढ़ पाए। जैसे कि यहाँ पे मैं कई जगह नारीवाद और जो नारी आंदोलन है उसका विमर्श बताऊंगा। जब हम मनु भंडारी को पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, उनको भी पढ़ना है, तो मनु भंडारी की रचनाओं में भी आपको ये बातें दिखाई देगी, वहां भी बात करूंगा मैं। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि इस कहानी के माध्यम से आपको स्त्री विमर्श पे बात करना है और उस पर यूपीएससी हमेशा आपसे निबंध में पूछ रही है। तो साहित्य की परिपाटी से जरूर मैं चीजों को यहां देखूंगा, लेकिन उसका एक विमर्श मेरा सामाजिक भी होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि साहित्य और समाज के आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्त्री अस्मिता से अभिप्राय यहां है स्त्री के स्व की पहचान या उसके अस्तित्व से है। यानी कि जो स्त्री क्या है, समाज का हिस्सा है, उसकी अपनी पहचान क्या है और बिना पहचान के उसका अस्तित्व कैसा है। क्योंकि देखो, जब कोई भी व्यक्ति समाज और परिवेश और परिवार में अपने अपने तौर तरीकों से जीना चाहते हो, तुम लोग सब चाहते हो अपने तौर तरीके से जीना, और जब शायद तुम आर्थिक रूप से जब स्वतंत्र हो जाते हो, ध्यान देना, तब तुम और भी स्वतंत्र रूप से जीने लगते हो। यानी कि कहने का अभिप्राय है कि जो आर्थिक स्वतंत्रता है आपकी, वो कहीं ना कहीं आपके जीने के विमर्श में बदल देती है। तो ये बातें भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और उससे जो एक भावनात्मक उद्भव हो रहा है वो बातें भी आपको इस कहानी में दिखाई देगी। क्योंकि हो क्या रहा है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने परिवार और समाज में ही अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा है। कई बार उसका अस्तित्व खो जा रहा है, लेकिन अक्सर तुम दिखाई देगा आपको कि जिस अस्तित्व की आप तलाश कर रहे हैं, परिवार और समाज का जो मनुष्य का अधिकांश व्यक्तित्व देखना, वह दूसरों के द्वारा निर्धारित होता रहता है। ये बात आपके साथ भी है और स्त्री के साथ तो जरूर है। इसे इनकी कहानियों में, इनकी रचनाओं में आपको यह बातें बिल्कुल ही दिखाई देगी। ध्यान दीजिएगा। यानी कि परिवार में स्त्री हो या पुरुष, दोनों अपने अनुसार अपने व्यक्तित्व को बनाना या निखारना चाहते हैं। और इस, क्योंकि ये नई कहानी, ध्यान देना, चूंकि ये नई कहानी है, और नई कहानी में आपको बता चुका हूं कि चूंकि आधुनिक भावबोध है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि आधुनिक भावबोध है, और इस भावबोध में आपको क्या है, एक तरीके से वो विमर्श आपको दिखाई दे रहा है इस रचनाओं में। तो आज जिस आधुनिक भावों में हम जी रहे हैं, वहां पे क्या है, हर स्त्री और पुरुष अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहता है। यानी हर क्या है, किसी के कह सकते हो कि जो स्त्री है वो सिर्फ पुरुष के आवरण नहीं रहना चाहती है। ध्यान देना, लेकिन चूंकि देखना कि जो हमारा समाज है, जो हमारी जो धर्मतंत्र, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उसने क्या किया, स्त्रियों को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार तथा सामाजिक हैसियत से वंचित कर उसे विवाह और परिवार में इस तरह बांध दिया। ध्यान देना, ये बात आप लोग ध्यान समझना,
कि इसमें बंधने का अभिप्राय क्या हुआ कि उसने अपनी स्वतंत्रता का विसर्जन किया और आत्मसमर्पण की कीमत पे अपनी सम्मान की जिंदगी बिता सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये यानी इस कहानी का विमर्श देखना इसको तोड़ रहा है। उषा प्रेमवदा की कहानियों में आपको यह बातें दिखाई देगी। यानी क्या है, धर्म ने क्या किया, परिवार और विवाह का एक नेतृत्व, पतिव्रता, ये जो तमाम चीजें नियम शुचिता की अनिवार्यता को सुनिश्चित किया। और देखना, जो आधुनिक नारियां हैं इस विमर्श को तोड़ रही हैं, और यही नारीवाद है। ध्यान देना, इसीलिए कई बार इस चीज की वजह से एक आपको टूटन दिखाई देगा सामाजिक संस्थाओं में, स्त्री नातों में, परिवारों में, क्योंकि ये जो एक लड़ाई है स्त्री अस्मिता की, इस लड़ाई में कहीं ना कहीं कई बार क्या हो रहा है, चीजें टूट रही है, बिखर रही है। ध्यान देना, हम इस पे आगे बात करेंगे क्या है चीजें। यानी कि इस तरह हम कह सकते हैं कि जो स्त्री क्या आज तक समाज और परिवार में केवल क्या है, बेटी, बहू, माँ के रूप में पहचान बना पा रही है ना। क्योंकि जब वो जन्म ले रही है तो जो माँ है पिता के अनुसार वो जाना जा रहा है। जब बड़ी हो रही है, जब बहू के रूप में आती है तो किसी की पत्नी हो जा रही है, किसी घर की बहू हो जा रही है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ के रूप में स्वीकार की जाती है, पहचान बनती है उसकी। लेकिन क्या इस बीच उसकी अपनी कुछ स्वतंत्र व्यक्तित्व है क्या, क्लास इनकी कहानियों में। लेकिन इसीलिए देखना कि आज की जो स्त्री है, जो आधुनिक युग में, वो इन बंधनों से निकलकर एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान कायम करना चाहती है। और यहीं से शुरुआत हो जाती है उसकी अस्मिता और अस्तित्व की तलाश की। और इसे जद्दोजहद में बहुत सारे चीज होते हैं जो उसको छोड़ने पड़ते हैं, कई सारी समस्याएं आती है। उस आधुनिक भावबोध में, इस पहचान में उसे बहुत चीज खोना पड़ता है। तो इन्हीं की बातें आपको इस कहानी में दिखाई देगा। बच्चों, यदि आप लोग को जो भी कमेंट से सवाल होंगे, प्लीज आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट्स बॉक्स में छोड़ देना, ठीक है। सभी लोग अपने सवाल ऐसा कीजिएगा, जो कमेंट्स बॉक्स है उस मतलब वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा, क्लास ओवर हो जाएगा, तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग अपने क्वेश्चंस प्लीज छोड़ देना, जो भी क्वेश्चन, उसके बाद मैं टैग वहां पे मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने सारे वहां पे छोड़ देना, मैं उसकी रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, सभी लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब देखना, विवेकानंद ने एक बात कहा था, मैं इन बातों को बच्चों इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि जब निबंध का विषय आए तो आप आसानी से उस निबंध में बेहतर कर सके। हिंदी यहाँ पढ़ाने का मेरा अभिप्राय यह भी है कि इस विषय से संबंधित जो भी आपके सामने प्रस्तुतिकरण के लिए बातें आए, आप उसका निष्पादन आसानी से कर सके। ध्यान दीजिएगा। तो विवेकानंद ने कहा था कि जब तक महिलाएं स्वयं अपने विकास के लिए आगे नहीं आएंगी, तब तक उनका विकास असंभव है। ध्यान दीजिए, ये पंक्ति बहुत ही कहा जा सकता है कि एकदम व्यवहारिक है, ठीक है। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी देश के सांस्कृतिक स्तर का पता लगाना है तो पहले यह देखो कि वहां की स्त्रियों की अवस्था कैसी है। ध्यान देना, ये जो विमर्श है, ध्यान देना, ये तो इसके आधार पे कह सकते हो उस देश की जो अपनी सांस्कृतिक स्तर है। अब यहां तुम अपने देश की तुलना कर लो भारत की। हम जिस विश्व गुरु तमाम संकल्पनाओं में जीते हैं, लेकिन हमने स्त्री को किस अवस्था में रखा है कि साल की जो 365 दिन होते हैं, कुछ दिन हम देवी की पूजा करते हैं, बाकी दिन उसके लिए हम भक्षक बन जाते हैं। मैं ये जो बातें कह रहा हूं यथार्थपरक बातें हैं। कहने को तो हम कहते हैं कि हमारे स्त्री देवियां हैं, बिल्कुल सम्मान देते हैं उनको, लेकिन वस्तु स्थिति तो इसके विपरीत है ना। स्त्री अपने अनुसार स्वतंत्र जीवन नहीं जी पा रही है, उसे डर है घर से निकलते हुए। क्या कैसे मैं कह दूं कि मेरा देश सांस्कृतिक तौर पे बहुत उच्च हो चुका है, बताओ, कह सकते हो क्या? कदापि नहीं। इसीलिए जो मनु ने भी कहा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन कितने दिन पूजा होती है? ध्यान देना, पूजा करते समय वो देवी है, उसके बाद तो मानो ऐसा लगता है हम उसे भक्षक के रूप में दिखना शुरू कर देते हैं। समझना, ये बात यथार्थ है। अब मैं जिस
रचनाकार की बातें करने वाला हूं, यानी कि जो उषा प्रेमबदा की बात कर रहे हैं, चूंकि एक नई कहानी में लिख रही हैं और इन सब बातों को उठा रही हैं। ध्यान देना, तो उन बातों को हम पे देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि कह सकते हो कि जो हिंदी कथा साहित्य में जिस नई कहानी के दौर की लेखिकाओं में जिस स्त्री शोषण के विरुद्ध एक आवाज उठाई जाती है, इसमें क्या एक स्व की पहचान के लिए उस रूढ़िवादी मान्यताओं का खंडन किया जा रहा है, और इस खंडन करते हुए यथार्थ की उस गहराई तक मतलब चीजों को पहुंचाई जा रही है, उस वहां तक मतलब कह सकते हो भावनात्मक चीजें पहुंच रही हैं, जहां पर वह अपने अस्मिता की खोज में रत है और अपने अस्तित्व को उभारने संवारने के लिए अस्मिता के प्रश्न को लेकर सामने आ रही है। और यही प्रश्न आपको इन कहानियों में दिखाई देगा, यानी कि उस स्त्री अस्मिता को मां, बहन, बेटी, बीवी, रखैल, वैश्या की कोटियों से बाहर लाकर एक स्त्री के रूप में देखे जाने की मानसिकता का प्रादुर्भाव स्त्री साहित्य से ही हुआ है। ध्यान देना, तो ये बातें कहीं ना कहीं आपको उषा प्रेमबदा की कहानियों में दिखाई देगा, और मछलिया में बात आपको दिखाई देगा। मैं बताऊंगा अभी आपको कि मछलिया में क्या है, ठीक है। कुछ कहानियों से मैं तुलना भी करूंगा आप लोगों को। यानी कि कह सकते हो कि जिस नई कहानी के दौर की मैं रचनाओं को उठा रहा हूं एक दुनिया समानांतर के माध्यम से, क्योंकि एक दुनिया समानांतर क्या है, नई कहानियों की इसमें क्या है, संकलन है, मैं आपको बता चुका हूं, और इसमें मैंने एक क्लास भी लिया हो कि नई कहानी क्या है, तो मैंने बताया अच्छे से, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, प्रीवियस क्लास का ही है कि नई कहानी क्या है, मैंने अच्छे समझाया हुआ है। तो जिस नई कहानी के दौर की लेखिकाओं की कहानियों में जिस स्त्री अस्मिता के प्रश्न को एक क्या बताया जा रहा है, मुख्य विषय है कहानियों का, ध्यान देना, तो उनमें उषा प्रेमबदा का एक प्रमुख नाम है, क्योंकि ये अपने लेखन के माध्यम से उन जो कहानियां हैं उनमें इसी स्त्री अस्मिता के प्रश्न को उठा रही हैं। यानी कि इनकी कहानियों में हम उस स्त्री जीवन के आने वाली परंपरा और आधुनिकता के बीच की उस टकराहट को भली भांति देख सकते हैं, और ये बातें आपको इस रचना में भी दिखाई देगी। ध्यान देना, यानी कि इनकी कहानियों में क्या है, एक तरीके से जो स्त्रियां हैं वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, स्वतंत्र है, भावनात्मक रूप से परिपक्व है। ध्यान देना, क्योंकि यह एक आधुनिक स्त्री का क्या है, परिचायक है, आर्थिक रूप से संपन्न है, स्वतंत्र है, भावनात्मक रूप से परिपक्व है, और उस बौद्धिक रूप से सजग है, अर्थात एक संघर्षशील स्त्री की झांकी प्रस्तुत करती है, क्योंकि ये सारे विमर्श किसके साथ हो सकते हैं, एक संघर्षशील स्त्री के साथ ही हो सकता है। यानी कि नारी नारी दृष्टि से रचनात्मकता का सृजन करना चाहती है। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको आप कहीं भी लिख सकते हो। यानी कि नारी नारी दृष्टि से रचनात्मकता का सृजन करना चाहती है। बच्चों टेंशन मत लेना, इस क्लास की पीडीएफ जो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान सुनिए, इन सभी बातों को मैं पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा और कुछ नोट्स भी अलग से आपको दूंगा। तो जिस सृजनात्मकता की रूपरेखा बनाने में वह समाज में उस निश्चित भागीदारी को जो चाहती है, ध्यान देना, वो चाहती है कि समाज के निर्माण में स्त्री का भी तो उतना ही हाथ है ना। मुझे बताओ, यदि आपने कई ऐसे स्टेटमेंट सुने होंगे आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के, कि यदि महिलाओं को एक समान रूप से मतलब कह सकते हो समाज में हिस्सा दिया जाए तो जीडीपी जो ग्रोथ है वो क्या है, बढ़ जाएगा भारत का क्या, हर देश की बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं कहने का अभिप्राय यह है कि जिस समाज के निर्माण है उसमें महिलाओं को भी साथ आना चाहिए, वो भागीदारी चाहिए। ध्यान देना, यहाँ पे साथ नहीं भागीदारी, ये सब समझना। भागीदारी का अर्थ क्या है कि चूंकि ये भी क्या है, समाज का हिस्सा, अर्थात देखा जाए तो पूरे समाज में 50% क्या होना चाहिए, रेशियो के साथ उत्तम रेशियो, पुरुष 50% स्त्री। हालांकि भारत में महिलाओं की संख्या कम है क्योंकि लिंगानुपात क्या है, लेकिन फिर भी कह सकते हो कि लगभग आबादी का जो आधा हिस्सा है, ध्यान देना, क्योंकि मैं आबादी के आधा हिस्से की बात करूं तो उस आबादी के आधे हिस्से को हम यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं। ध्यान देना, हम उसे एक महज आबादी मान के नहीं छोड़ सकते, अपितु उस आधी आबादी का हमें विमर्श इस रूप में लाना होगा कि समाज हमारा बेहतर बन सके, क्योंकि वह यदि आधी आबादी, ध्यान दीजिएगा, यदि वो प्रश्नों में चिन्हित रहे सिर्फ,
उसका उत्तर न मिले उसे, अर्थात वो उसी स्थिति में विद्यमान रहे, हम उसे उस स्थिति से न निकाले, तो क्या होगा समाज की स्थिति? वो समाज कभी विकास नहीं कर सकता है। उस समाज का एक तरफा विकास होगा, वो सर्वांगीण विकास की ओर नहीं आगे बढ़ सकता है। अर्थात जिस तरह हम आर्थिक विषमता को देख रहे हैं, उसी तरह इस पुरुषसत्तात्मक समाज में स्त्री कहीं ना कहीं हमेशा आपको शोषित, पीड़ित दिखाई देगी। ध्यान देना। अर्थात उस देह से परे बुद्धि और मन की निर्भरता से निजता व सम्मान का हक मांगती है। और यह हक कोई बुरा हक नहीं है, गलत हक नहीं है। ये प्रत्येक व्यक्ति जो मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, उसके साथ यह उसका हक है। वो कोई अलग हक नहीं माने, वो स्त्री है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मैं पुरुष हूं तो उसके ऊपर मेरा शासन होगा। इसलिए लिख कर यहाँ पे, उस देह से परे बुद्धि और मन की निर्भरता से निजता व सम्मान का हक मांगती है। स्त्री को शोषण से, दमन से, पुरुषवादी सोच से मुक्ति चाहिए। मुक्ति ऐसी जो गरिमा में उड़ान के लिए नया आकाश प्रदान कर सके। ध्यान देना इन पंक्तियों के माध्यम से। अर्थात जो स्त्री है, इस देश की जो आधी आबादी है, वो हमसे क्या मांग रही है? वो कोई ऐसा नई चीज मांग रही है जो हम नहीं दे सकते या नहीं देना चाहिए। वो एक जायज हक मांग रही है। वो उस हर व्यक्ति को एक गरिमा में जीवन जीने की क्या है? आजादी है। संविधान हमारा जो आर्टिकल 21 है, उसी की बात करता है। तो ये तो अपने संवैधानिक अधिकार भी तो मांग रही है। ध्यान देना। एक तरीके से वो प्रकृति प्रदत्त अधिकार भी है, एक तरफ से वो संवैधानिक अधिकार भी उसी की मांग हो रही है। अब सोचो, इस मांग के लिए उसको लगातार लड़ना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस स्त्री की जो लड़ाई है आज से नई लड़ाई है, ये कई सदियों से चल रही है, अलग अलग स्वरूपों से चल रही है वो। इसमें कई सुधारात्मक पहलू आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इनको एक कह सकते हो अधिकार प्रदान किया जा रहा है, समाज के द्वारा भी, शासन के द्वारा भी, और एक व्यक्तिगत तौर पे भी मिल रहा है ये बात। क्योंकि ऐसा जो आपको पहले बताया कि जो ये प्रयास है, ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता की प्रयास हम आजादी के बाद कर रहे हैं, इससे पहले नहीं किया था। अब देखो कि जब वैदिक काल के बाद, जब 18वीं शताब्दी में देखो स्त्री की हालत कितनी खराब थी। यदि आपने इतिहास पढ़ा होगा तो उस समय देखो कि महिलाओं की स्थिति कितनी बुरी है। ध्यान देना। तो इतिहास की विषय वस्तु मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे देखना कि 19वीं शताब्दी में क्या होता है, कई तरह के सुधार आते हैं, जिसमें आप जो पुनर्जागरण काल आता है, तो जाहिर सी बात है उस पुनर्जागरण काल में कई जो हमारी सामाजिक कुरीतियां थी उसके ऊपर क्या होता है, एक तरीके से उसको हटाया जाता है। यानी कि जिस धार्मिक जो कुरीतियां हैं, जो हमारी ऐसी जो विचारधाराएं हैं जो महिलाओं को अधिकार नहीं दे रही हैं, जो हमारे तरीके से कह सकते हो जो पुरुष सत्तात्मक जो हमारा परिप्रेक्ष्य था समाज का, वह उस रूप में विद्यमान था। और इस वजह से एक तरीके से स्त्री का जीवन एक अंधकारमय भांति था, और उस अंधकारमय भांति था, वहां से वह निकल नहीं पा रही थी। तो एक तरीके से कहा जाए कि यहाँ पे उनके लिए जो कोशिश थी तोड़ने की, वो सहज नहीं था, क्योंकि आसान इतना नहीं था। उन्हें कई तरह की लड़ाइयां लड़नी थी, परिवार से लड़ना था, समाज से लड़ना था, एक व्यवस्था से लड़नी थी, और इतना आसान नहीं होता है लड़ाई। इसीलिए शायद ये लड़ाई लंबी चल रही है, और शायद आज भी चल रही है। कई मामलों में उन्हें आजादी मिल नहीं रही है, और कई मामलों में मिल चुकी है, चाहे वो ये घर परिवार से जोड़े, उसको समाज जोड़े। तो ये बात आप अपने आसपास देख सकते हो। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको नहीं पता है। अब देखो, चूंकि जिस समाज में हम तुम रह रहे हो, ध्यान देना, देखो इस कहानी में चूंकि एक स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व को, उसके जीवन को चूंकि उकेरा गया, इसलिए मैं इन बातों को आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा इन सब बातों को समझाने का दो अभिप्राय है। पहला अभिप्राय तो जो हम रचना पढ़ने वाले उसको बेहतर समझ सके, और चूसा प्रेमवदा जो है, जो लेखिका है, उनका विमर्श क्या है उनकी रचनाओं में, पूरा एक होलिस्टिक वे में जो भी रचनाएं लिख रहे हैं, तो उन सब बातों को हमें जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो पीडीएफ इसका मैं सेंड करूंगा और नोट्स भी कुछ दूंगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो समाज में स्त्री और जो पुरुष है, दोनों का अपना वजूद है, अपना अस्तित्व है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हो। कहने का अभिप्राय क्या है कि वह एक दूसरे के बिना अधूरे हैं,
ध्यान देना, कैसे इसे थोड़ा समझते हैं। यदि मान लो मैं इस बात को नकार देता हूं, ध्यान देना, कि यदि मैं मान लो कि नहीं, मैं चूंकि पुरुष हूं तो मैं चूंकि समाज में हमारा क्या है, पुरुषात्मक समाज है, तो मैं अकेले विकास कर लूंगा। ये अधूरा विकास होता है, ध्यान देना, वो उस पुरुष का अधूरा विकास है, क्योंकि हम एक दूसरे के उस अस्तित्व को नकार नहीं सकते हैं जिसका निर्माण नहीं प्रकृति ने हमें क्या किया है, मिलके किया है। क्योंकि जीवन की जिस संरचना, जिस परिपाटी पे हम लोग शुरुआत करोगे, तो अस्तित्व की शुरुआत ही होती है स्त्री और पुरुष के सम्मिलन से, ध्यान देना। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि इससे न तो उस पुरुष वर्ग का विकास होगा, न राष्ट्र का विकास। यानी ध्यान देना, यदि पुरुष का एक तरफा विकास हो, ध्यान देना, तो राष्ट्र की जो संकल्पना है वो क्या हो जाएगी, बहुत संकीर्ण हो जाएगी। मैं बताया था कि उस सांस्कृतिक विकास को देखना है तो उस राष्ट्र की जो स्त्री है उनकी स्थिति को देखो। इसीलिए देखना, निर्मला जैन जी हैं, साहित्यकार हैं, वो क्या कहती हैं, जरा ध्यान सुनना, उस स्त्री अस्मिता के प्रश्न को लेकर, कि बिना पुरुष के सहयोग से स्त्री की पहचान नहीं बदल सकती। स्त्री को मुकम्मल होने के लिए पुरुष की मदद लेनी ही पड़ेगी। ध्यान देना, सच्चे अर्थों में नारी अस्मिता, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, सच्चे अर्थों में नारी अस्मिता तभी आकार लेगी जब पुरुष स्त्री के पक्ष में खड़ा होने की बात करे। यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मदद का अभिप्राय यहां पर यह नहीं है, ध्यान देना बच्चों, की नहीं मतलब पुरुष के बगैर अधूरा है, नहीं, चूंकि दोनों समाज के हिस्सा है तो दोनों को एक दूसरे के साथ भागीदारी करनी होगी, जरूरी है ये। क्योंकि जब तक जो पुरुष है वह स्त्री के पक्ष में नहीं खड़ा होगा, तब तक स्त्री का अस्तित्व उस रूप में स्वीकार नहीं होगा, उसके सामने दिक्कतें बहुत आएगी, यही उसका संघर्ष को बढ़ा देगा, ध्यान देना। लेकिन जिस दिन पुरुष उस पक्ष में खड़ा हो जाए, स्त्री का संघर्ष कम हो जाएगा, ध्यान देना, उसकी पहचान बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि यदि पुरुष नहीं खड़ा होगा तो कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन उसका संघर्ष बढ़ जाएगा। यदि पुरुष साथ न दे तो, पुरुष ने साथ दिया, उसका संघर्ष कम हो जाएगा। और बहुत अच्छी बात है, एक तरीके से दोनों के मध्य एक गठजोड़ निर्माण होगा, और यही समाज की बेहतर नींव है, राष्ट्र की एक तरीके से सांस्कृतिक विकास है। क्योंकि लेकिन जब तक नारी में अपने फैसले का हक लेने का विचार नहीं था, कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक उसके अंदर विमर्श नहीं आएगा कि नहीं, मुझे एक पहचान बनानी है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे लड़ाई लड़नी होगी, मुझे अपने हक में फैसला चाहिए जो सही है, तब तक वह अपने को स्वतंत्र मानने के अधिकारिणी कहां है। अर्थात जाहिर सी बात है, जब तक आपके अंदर ये विमर्श नहीं आया है कि मुझे इस चीज से लड़ना है, तब तक दूसरा तीसरा आपके पक्ष में खड़ा नहीं होगा। तो सबसे पहले शुरुआत आपको करनी है। आपकी जब तक शुरुआत नहीं होगी, आपके मन में बात नहीं आएगी, तब तक क्या होगा, आप उस स्वतंत्रता को मानने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जब स्त्री बच्चा पैदा करने के अलावा क्या करे, सिर्फ एक तरीके से कह सकते हो मतलब गृहिणी बन के रहे, सीधा शब्द ये कहा जाए कि मतलब जिसको हमने अंग्रेजी में क्या बोला है, होम मेकर। ध्यान देना, होम मेकर नहीं है वो। अब उसका विमर्श गहरा हो चुका है, वो भी अब घरों से बाहर निकल रही है, उसका अपनी चीजें बन रही है। ये आप समाज में देखो, वह भी अपने उस अस्तित्व की लड़ाई लड़ना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और जाहिर सी बात है, पुरुष मानसिक समाज का उसको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सहयोग का ना होना ही क्या है, महिलाओं का शोषण है। ध्यान देना, महिला शोषण का अभिप्राय क्या है कि जो पुरुष मानसिकता समाज है वह महिलाओं के पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा है, उस अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा है। ध्यान देना, यही वजह है ना कि उनकी विमर्श को लेकर जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, उन प्रश्नों को हम खारिज कर रहे हैं। ध्यान देना कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो, नहीं नहीं, आपके साथ इस तरह का प्रतिबंध लगा हुआ है। तो इन प्रतिबंध क्या है, यही प्रतिबंध ही तो पुरुष मानसिकता का जो समाज है, उस समाज की बात हो रही है, और निर्मला जैन उसी सहयोग की बात कर रही है। ठीक है, यदि मैं ये कहूं कि जो आज की स्त्रियां हैं अपने उस सफर में संघर्ष करने से पीछे नहीं हटे, तो ऐसे बहुत उदाहरण आपको मिल जाएंगे। एक नहीं, कई उदाहरण आपके सामने ऐसे दिखाई दे देंगे, और इस कहानी के माध्यम से आपको दिखाई देगी ऐसी स्त्री पात्र मछलियां कहानी में, या फिर और जो कहानियां लिख रही हैं
उषा प्रेमवदा, उनकी कहानियों में आपको यह बात दिखाई देगी कि जो आज की जो आधुनिक नारी है, ध्यान दीजिएगा, वो आधुनिक नारी उस भावनाओं, बौद्धिकता, परिवार, समाज सब के बीच समन्वय बना रही है। वह मात्र उस रीति रिवाजों, परंपराओं को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहती, अर्थात उस मिथक को तोड़ रही है जो मिथक हमारे समाज ने स्थापित किया हुआ था। यानी वह उस परंपराओं से निकल रही है, उन जड़ों को तोड़ रही है जो जड़ स्थापित कर दिया गया था। ध्यान देना, यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से बात यह है कि एक तरीके से स्त्री ने अपनी अस्मिता के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को संघर्षशील बनाया हुआ है और इस बात से वो पीछे नहीं हट रही है। कई क्षेत्र हैं जहां पे स्त्रियों ने अपना एक मुकाम हासिल कर रही है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उभरता है कि क्या जिसमें स्त्री अस्मिता की जैसे बातें कर रहा हूं, क्या वो केवल नारी का प्रश्न नहीं है? यह एक मानवता की प्रश्न है। कैसे? क्योंकि मैं आपको बताया कि 50% जो है आबादी क्या है, महिलाओं की है, तो क्या मानवता के अंतर्गत आया कि नहीं? मैंने आपको बताया था आर्टिकल 21। जाहिर सी बात है कि जिसकी बात को मैं कर रहा हूं मानवता का ही प्रश्न है। हम शायद इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, यानी कि स्त्री का पीड़ित होना मानवता का पीड़ित होना है। वो जो यातनाओं को उसका सफर है, वह एक मानवता का सफर है, वह एक मानव उत्पीड़न है। कि स्त्री भी क्या है, मानव ही तो है, कोई जानवर तो है नहीं। यानी समाज में जब स्त्री अपने अधिकार या स्वतंत्रता की मांग करती है तो उसका मतलब यह नहीं होता है कि वह समाज या परिवार से अलग रहना चाहिए। ये पंक्ति बच्चों नोट कर लेना, ये कई जगह यूज कर सकते हो। आप लोग अक्सर कहते हो अरे नहीं, स्त्री अधिकार मांगते, हम क्या समझते हैं कि वो अपने स्वतंत्रता चाहती है। नहीं, इसका अभिप्राय हम लोग गलत निकालते। ध्यान देना, हमारा यह अभिप्राय गलत निकल जाता है कि जो स्त्री स्वतंत्रता की मांग कर रही है, अपने अधिकारों की मांग कर रही है, तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वो इस समाज या परिवार से अलग रहना चाहती है। वह इसी का हिस्सा बने रहना चाहती है, वो कहीं से इससे अलग नहीं होना चाहती है। पुरुष से अलग रहकर संसार बसाने की बात नारी नहीं करती। समाज को भी स्त्री को अपनी मुट्ठी में कैद करने के ललक से आजाद होना चाहिए। यानी कि समाज को भी यह सोचना चाहिए, यानी समाज की एक नैतिक जिम्मेदारी बने। समाज मतलब कौन? हम, तुम, हम जो पुरुष हो। यानी कि समाज को भी स्त्री को अपनी मुट्ठी में कैद करने की ललक से आजाद होना चाहिए। और जब तक समाज के प्रति इस तरह की जो रवैया है स्त्री के प्रति समाज नहीं रखेगा, तब तक ना तो हम उनके अस्तित्व को समझ पाएंगे और ना उनकी लड़ाई में हम भागीदार बन पाएंगे, और उनका वह स्त्री अस्मिता का प्रश्न अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। और इस तरह इस अधूरेपन की वजह से हम एक तरीके से उस मानवता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। यदि हम इसका समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक तरीके से मानवता का समर्थन कर रहे हैं, जिसका जुड़ाव सिर्फ किसी पुरुष और स्त्री से जुड़ा होने, अर्थात वो संपूर्ण मानव जाति के निहितार्थ की बात है। तो ये जो मैंने बातें बताया बच्चों, सबको क्लियर है कि किस तरह स्त्री अस्मिता को लेकर मैंने ये सारे प्रश्न, उन जब प्रश्नों का जवाब मैंने आपको दिया। अब देखा, चूंकि जो उषा प्रेमवदा की जो कहानियां हैं, तो उनकी जो शुरुआती दौर की कहानियां, उसमें आपको देखना एक भारतीय परिवेश नजर आएगा। जो शुरुआती दौर की कहानियां उनमें एक भारतीय परिवेश, आगे चल के इनकी जो कहानियां देखना कि वो उसका परिवेश विदेशी है। मछलियां भी देखना, उसमें दोनों चीज आपको दिखाई देगा, एक भारतीय परिवेश भी है और एक विदेशी परिवेश भी है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको दिखाई देंगे किस तरीके से एक विमर्श, चूंकि देखो हमारी अपनी संस्कृति है, ध्यान देना, और विदेशों में अपनी संस्कृति है, तो वहां का जो एक स्त्री मुक्ति या जो स्त्री आंदोलन है, दोनों अलग अलग रूप में। उसका भारतीय संस्करण कुछ और है और उसका जो पाश्चात्य संस्करण है कुछ और है। ध्यान देना, कुछ कहानियों का जो प्रवेश विदेशी है, लेकिन देखना उसके पात्र भारतीय विदेशी दोनों है। ध्यान देना, जिस कारण जिस भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति की टकराहट भी है, साथ में उस स्त्री मुक्ति और उसकी अस्मिता का प्रश्न अलग अलग स्वरूपों में हमें दिखाई देता है।
इसलिए उनकी कहानियों में देखना कि उस बदलती हुई स्त्री की छवि, उनकी जागरूकता और उस स्वच्छंदता को देखकर यह अनुमान आप स्वतः लगा सकते हो कि उस बदलते समय और जो समाज में जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है वह उसको उजागर कर रही है। यह इनकी कहानियां की खूबसूरती है कि अपनी कहानियों के माध्यम से वह इन बातों को, इन विमर्शों को उद्घाटित कर रही है, जाहिर कर रही है। यानी कि वह उस समय की अपेक्षा आज के समय और कहीं ना कहीं उस समाज के रूप में ज्यादा परिलक्षित हो रही है। अर्थात क्या है, कहीं ना कहीं इस कहानियों के माध्यम से उसकी प्रासंगिकता आज के इस दौर में विद्यमान है और बातें आपको दिखाई देगी। जब मैं मछलियां की सारांश बताऊंगा, समीक्षा करूंगा, तो आपको ये बातें स्पष्ट तौर पे दिखाई देगी। क्योंकि उषा प्रेमवत जो है वो अपनी कहानियों में जिस तरीके के जो स्त्री का एक आंतरिक अंतर्द्वंद है या द्वंद है जो बोल दो, है ना, उसकी एक एक परत देखना, वो उखाड़ रही है, कसर निकाल रही है। ये बात आपको जब मैं मछलियां कहानी की तरफ लौटूंगा तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि उन कहानियों में वह उन स्थितियों को उजागर कर रही हैं जो उनके जीवन में आने वाली समस्याओं की तरफ इशारा करती है। समझ रहे हैं? अब इससे एक तरीके से उनकी कहानी पढ़ोगे तो आपके सामने एक चीज विमर्श खड़ा करेंगी उषा प्रेमवदा कि अपने उस अनुकूल समस्याओं को समझिए, स्वयं निर्णय लीजिए कि अपने जीवन को क्या करना है, कैसे करना है। यह बात मछली में आपको दिखाई देगी। जहां तक उषा जो प्रेमवदा है उनकी जो कहानियां में जिस मैं स्त्री अस्मिता के प्रश्न पे बात कर रहा हूं उसको मैं दो स्वरूप में देख सकता हूं। पहला, इसका जो एक भारतीय जो परिवेश है, जो कहानियां में जिसमें जो स्त्री पात्र है जो अपने उस विवेकपूर्ण निर्णय से किस तरीके से विभिन्न जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उससे एक तरह से मुक्ति का प्रश्न उठाती है कि जो परंपराएं हैं वो परंपराएं क्या मात्र स्त्री के लिए है? क्या उसका जीवन नहीं है, वो उसका अस्मिता नहीं है, उसका अपना अस्तित्व नहीं है कि वो अपनी एक पहचान स्थापित करे? दूसरा जो है कि जिस भारतीय समाज और संस्कृति पर पश्चिम में हुए उस जो एक स्त्री मुक्ति आंदोलन है उसका भी प्रभाव है। क्योंकि देखो, कोई आंदोलन हो रहा है जो एक सामाजिक आंदोलन है, चाहे वो यूरोप में हो, कहीं पे हो, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं उस चूंकि यदि जाति विमर्श को लेकर है तो प्रभाव हर देश में पड़ेगा, ध्यान देना। तो जो पाश्चात्य में कह सकते हो जिस आंदोलन, स्त्री मुक्ति आंदोलन हो रहा है, उसकी प्रभाव कहीं ना कहीं भारत में पड़ रहा है। और जिस दौर में वो हो रहा है उस दौर की कहानियां हैं उषा प्रेमवदा की, तो उनमें देखना यह बात आपको दिखाई देगी। इन कहानियों में आपको सब बातें दिखाई देगी, अप्रत्यक्ष स्वरूप उस मुक्ति की जो बात है, जो आंदोलन उभर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखता हूं मैं, अभी लौटेंगे, बताऊं किस तरह का आंदोलन है और वो बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी। देखना कि जिस पुरुष सांस्कृतिक सत्ता ने स्त्री को सामाजिक सुविधा नहीं दी कि जो पुरुष को परंपरा में मिलती रही, ध्यान देना, यानी कि पुरुष को क्या रहा, वो चीजें जन्म से मिल गई। ध्यान देना, जिस चीज को पुरुष के जन्म के साथ परंपरा मिल गई, स्त्री को उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस चीज को पुरुष को जन्म के साथ मिल जाता है, जो सामाजिक सुविधा की बात कही जा रही है, उसके लिए स्त्री को आजीवन संघर्ष करना पड़ रहा है। यही तो पुरुषात्मक समाज है ना, यही तो कह सकते हो पुरुष विमर्श समाज का विचार है, देन है, उसकी पहचान है। इसीलिए देखो क्या कहा जा रहा है कि स्त्री ने एक जीव के रूप में तो जन्म लिया, परंतु इसके बाद पुरुष की सभ्यता और सत्ता पर अपनी मान्यताएं ही नहीं, सब कुछ समर्पित करती रही। देखो बच्चों, कितनी गंभीर बात है। ये सारी बातें आपको निबंध में काम करेगी। मैंने हमेशा कहा कि सॉरी, जब आप मेरे साथ हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो तो निबंध, जीएस पेपर 4 और इतिहास, इन सभी की एक तुलनात्मक बातें आपके सामने आ जाएंगी और वहां पर आपको ये बातें कहीं ना कहीं लाभदायक होगी। लेकिन इस विमर्श में परिवर्तन आ रहा है, आधुनिकता का विमर्श बदल रहा है, आंदोलन हो रहे हैं। वो तो जो आधुनिक स्त्रियां हैं उनके मन में
कह सकते हो जो एक सोई हुई चेतना है उसका विकास हो रहा है, वो जग रही है। ध्यान देना, यानी कि उस रूढ़िवादी जो परंपरा है वो टूट रही है, और वास्तव में जरूरी भी था, ये जरूरी भी है कि मान्यताएं टूटे। वह उस पितृसत्तात्मक चीजों को क्या कर रही है, चुनौती दे रही है। देखो ना, आज भी जो अभी कानून हमारे देश में बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मतलब स्त्री है वो भी मतलब बेटी जो है अपने पिता के संपत्ति में अधिकारी होगी। ठीक है, और फिर देखो बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, स्पोर्ट्स में ले लो कि यदि लॉन टेनिस जो है उसमें एक मेल प्लेयर है, फीमेल प्लेयर है, दोनों का देखना कि इनामी राशि अलग अलग होती है। तो इस तरह खेलों में भी है, और ये लगभग हर जगह है, यानी विभाजन है, अलग अलग क्या हो, जबकि वो भी उसी कार्य को कर रही है, पुरुष वही कार्य कर रहा है। लेकिन वही है पितृसत्तात्मक समाज। तो इसके बाद इनके पास भी अपनी एक स्वतंत्र राय बनती है। लेकिन मैं जिस भारतीय स्त्री मुक्ति का जो मैं प्रश्न कर रहा हूं, वो देखना थोड़ी सी उस पश्चिम देशों की जो स्त्री की मुक्तियों से थोड़ा सा भिन्न है, अलग है। क्योंकि जो उषा प्रेमवत की कहानियां में ध्यान देना, जो स्त्री पात्र है वह उस अपने उस स्वयं के व्यक्तित्व को ज्यादा महत्व देती है, अर्थात कहीं ना कहीं क्या है, अपने उस व्यक्तित्व निर्माण की ओर बढ़ती है वो। देखो मैं इतना एनालिसिस इसलिए करवा रहा हूं, विश्लेषण, क्योंकि यूपीएससी कभी भी आपसे सीधा सपाट प्रश्न नहीं पूछेगा कि प्रमुख कहानी है उसका संवेदनात्मक विकास बताइए, कहानी का सारांश बताइए या पात नहीं, हमेशा आपसे विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछता है और लेखक के नाम से जोड़कर पूछता है। आप कभी भी सीधा सपाट उत्तर लिखेंगे तो आपको अंक नहीं दिए जाएंगे, मिलेंगे पर वो अभिप्राय वाले अंक नहीं मिलेंगे जिसमें आप 300 से अधिक अंक को अर्जित कर सके। सॉरी, इसलिए वह अपनी सामाजिक परंपरा और रूढ़िवादी विचारधारा से मुक्ति के लिए हमेशा संघर्षशील दिखाई देती है। महादेवी वर्मा आपको पढ़ना है, छायावाद की बहुत बड़ी कवि है, जो 4 स्तंभ है छायावाद उसमें भी है। तो कहते हैं कि केवल स्त्री के दृष्टिकोण से ही नहीं अपितु हमारे सामूहिक विकास के लिए भी आवश्यक होता जा रहा है कि स्त्री घर की सीमा के बाहर भी अपना विशेष कार्यक्षेत्र चुनने को स्वतंत्र हो। अब देखो अभी कुछ दिन पहले एक विमर्श आया था, मीटू, ध्यान देना, हैशटैग मीटू, इससे यूपीएससी ने जीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान देना। यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया, डायरेक्ट नहीं पूछा है। हमेशा बोलता हूं कि जो करंट है वो करंट यानी जो न्यूज चल रहा है, करंट है कि उसके एस्पेक्ट से यूपीएससी आपको जो ट्रेडिशनल मतलब जो आपकी जो पारंपरिक जो सिलेबस है उससे जोड़ती प्रश्न पूछती है। ठीक है, तो मीटू में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे केसेस आपके सामने आए जो महिलाओं से शोषण हो रहा है। जब वो घरों से बाहर निकली, हमने स्वतंत्रता दिया, तो वहां पे भी हमने क्या, एक पुरुषवादी मानसिकता को स्थापित किया और उनके लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी की। मतलब जब वो अपने कार्य क्षेत्र में भी जा रही है तो उनके सामने समस्या आ रही है। ध्यान देना, मेरा कहने का अभिप्राय है। तो महादेवी वर्मा भी यह बात कह रही है कि गृह की स्थिति भी तभी तक निश्चित है जब तक गृहिणी की स्थिति को ठीक ठाक समझकर उससे सहानुभूति रख सकते हैं, और समाज का वातावरण भी तभी तक सामंजस्यपूर्ण है जब तक स्त्री तथा पुरुष के कर्तव्यों में सामंजस्य। ये अति महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने, महादेवी वर्मा ने। देखो मतलब बैलेंस की बात हो, कह रही है सामंजस्य, यानी कि जो आधी आबादी है उस आधी आबादी को आप वो अधिकार नहीं दे रहे हो, विमर्श नहीं दे रहे हो, उसके सामने आपने कर्तव्य की बाढ़ तो लगा दी, लेकिन उसके कर्तव्य में उसके जो साथ है पुरुष उसको आप कर्तव्यनिष्ठ नहीं बना रहे हो। जैसे हमने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, बेटे को समझाओ ना, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इसका जो अभिप्राय है महादेवी वर्मा की इस कथन का, उसको समझो कि जो अभिप्राय है उनका अभिप्राय यही है कि वो कहीं ना कहीं उस सामंजस्य की बात करनी, पुरुषों को कर्तव्यों के दायरे में लाने की बात कर रही है। ध्यान देना, सारी पंक्तियां जो मैं इतना महत्वपूर्ण लोगों की आपको बता रहा हूं, निबंध में यूज कर दो, बहुत आपकी बातों में पुष्टता आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा।
अब देखो कि जो आज की जो स्त्री समाज में बहुत पहले अपने हक और अस्मिता की तलाश की जागरूक हो चुकी थी। अब देखना 1960-70 के दशक में उषा प्रेमवत तथा उनकी जो जैसी जो अन्य रचनाकार हैं, जो रचनाएं लिख रही हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी कहानियों की जो उनकी पृष्ठभूमि है वो इन्हीं बातों के इर्द गिर्द मतलब कह रहे हो कि तैयार कर रही हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चूंकि ये नई कहानी है, ध्यान दीजिएगा, सभी महिला लेखिका हैं, तो इनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में जो कहानियां हैं, उसकी एक तरीके से कह सकते एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। उस पृष्ठभूमि कौन है कि जो आज की जो वर्तमान स्त्री है उसकी छवि, या कह सकते हो कि उसी की देन है। उनकी इस रचनाओं में स्त्रियों को उनके अस्तित्व और अस्मिता की पहचान ही नहीं कराया गया, अर्थात एक तरीके से कैसे उनकी रचनाओं के माध्यम से, उन स्त्री पात्रों के माध्यम से उन स्त्रियों की अपने अस्तित्व और अस्मिता की पहचान ही नहीं कराई जा रही, अपितु उनके सामने जीवन को एक नए सिरे से जीने के लिए बहुत सारे विकल्पों को भी उजागर किया गया है। समझना, यहां पे इस शब्द को आप समझिए गंभीरता से, कि अपितु महज सिर्फ अस्तित्व और अस्मिता की पहचान नहीं बोध कराया गया है, ये जो जरूरी था कि पहले उससे उसके अस्तित्व और अस्मिता की पहचान का बोध कराया जाए, अपितु उसके सामने जीवन को नए सिरे से जीने के कई तरह के विकल्पों को उजागर किया गया। कहीं ऐसा नहीं, यदि पुरुष, ध्यान देना, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं, कि यदि पुरुष जिस शादी हुई है, यदि उसने आपको मारना पीटना शुरू किया, मतलब आपको विकल्पहीन किया, तो इसका अभिप्राय यह नहीं कि आप वहां पे बंधे रहो, उस बेड़ियों को तोड़ो, आप भी नए विकल्पों की तलाश की ओर बढ़ो। यानी कि यहां से कई तरह की समस्याएं जन्म भी लेंगी, और लेकिन स्त्री का अपना अस्तित्व और अस्मिता दिखाई देगा, और ये बातें इनकी कहानी में आपको दिखाई देगा। तो अभी तक मैंने जो बातें आप लोग को बताया, मैं थोड़ा सा उसका एक बार रिपीट आपको दिखा देता हूं, कि पढ़िए, पढ़ाई ज्यादा आपको एक रिवीजन अति महत्वपूर्ण है, कि चीजों का रिवीजन होना चाहिए। और जो मैं लेक्चर में जो बातें आपको बता रहा हूं इतनी देर से, इन बातों का आपकी कहानी, इतिहास, जो निबंध है, उन सभी से जुड़ाव रहेगा। ठीक है, चलिए मैं आगे क्यों बढ़ता हूं कहानी की तरफ। आप लोगों ने इनके कहानी का नाम सुना, वापसी। ठीक है, तो जो वापसी कहानी बताऊंगा कि वापसी कहानी में क्या है। ठीक है, अब देखो, जिस पश्चिमी स्त्री मुक्ति आंदोलन का जो प्रभाव है, जिस स्त्री अस्मिता की बात है, यानी चूंकि इनकी कहानियों में क्या है, एक विदेशी परिवेश की कहानियां भी हैं, तो उसके संदर्भ में बात आप लोग बता दे रहा हूं। ठीक है, तो ये सब अतिरिक्त बातें हैं, और ये क्या है, सब गंभीर बातें हैं, ये आपको कई किताबों में नहीं मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। तो इस लेक्चर को ध्यान सुनना, और आप सबको पता है कि मैं जो भी टॉपिक्स उठाता हूँ लिटरेचर में या किसी विषय में, तो उसकी गंभीरता तक जाता हूं, ताकि आपको किसी अन्य पुस्तकों का सहारा न लेना पड़े, अन्य रचना कह सकते हो लेक्चर का सहारा न लेना पड़े, क्योंकि यूपीएससी आपसे बहुत ही गंभीर गंभीर प्रश्न पूछ रही है। ठीक है, अब देखो, जिस 60-70 के दशक में जो एक आंदोलन चल रहा है पश्चिम में, ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि उसका एक प्रभाव इनकी कहानियों में दिखाई दे रही है। जो मैंने आपको बताया था कि जिस भारतीय परिदृश्य में जिस हम स्त्री मुक्ति की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, वह उस पश्चिमी परिदृश्य में भिन्न है। क्योंकि देखो, मैं भी आगे क्लियर हो जाएगी सारी बातें आप लोगों को किस रूप में भिन्न है, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं, देखना, जो बेसिक बातें हमारे देश में वो अभी तक स्त्री को मिला नहीं आधारभूत, पर पश्चिमी देशों में मिल चुका है, वह उससे आगे बढ़ चुकी है। ये बातें आपको भी आंदोलन में दिखाई देगा। वहां का मुक्ति कुछ और है। अभी जैसे आप लोग ब्रिटेन का आप लोग एग्जाम्पल है, या यूएस का, कुछ राज्यों ने, ध्यान देना, कि ऐसा नियम बना दिया था, कि मतलब अध्यादेश पारित हुआ था कि महिलाएं क्या है, एक तरीके से टॉपलेस, समझना, वो टॉपलेस घूम सकती है। अब देखो, वहां की मुक्ति स्वतंत्रता ऐसी है, पर हमारे यहाँ की स्वतंत्रता की बात ये नहीं है। हमारे एक स्त्री मुक्ति का अभिप्राय ये नहीं है, समझना इस बात को। एक छोटे से उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाया कि वहां पे क्या है, महिला डिमांड करी कि हम पुरुषों की भांति हम भी क्या है, इस तरह घूमे, जिस तरह पुरुष अर्धनग्न घूम रहा है ना, सिर्फ क्या हुआ, हाफ पैंट पहन के घूम रहा है, या फिर कैसे तमाम ऐसी बात है जो अर्धनग्न जिसको बोल सकते हो, अंत वस्त्र। ठीक है, तो यानी कि उस जो वहां का जो विमर्श है वो अलग है पश्चिम का।
भारत का विमर्श अलग है, ये है। यानी कि तुम देखना कि जिस पश्चिमी देशों में जिस स्त्री मुक्ति की बात कीजिए, उसकी शुरुआत एक पुस्तक से हो रही है, सिमोन द बाउअर। ये आपका सोशियोलॉजी से मैंने इस बातों को लिया हुआ है, ठीक है। तो सिमोन द बाउअर एक लेखिका है फ्रांस की, द सेकेंड सेक्स उनकी किताब है। यहां से शुरुआत हो रही है पश्चिम में भी एक नए स्त्री मुक्ति विमर्श का, ध्यान दीजिएगा। अब देखना, जब इनकी पुस्तक आती है तो एक पश्चिमी जगत में जो वहां की स्त्रियां हैं, उनके मध्य एक नए अस्तित्व और अस्मिता के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। कई बार आपको, जब मैंने क्यों आपको इसका नाम लिया, हैशटैग मीटू, ये भी एक तरीके से कैंपेन था, मूवमेंट था बहुत बड़ा, जो हॉलीवुड से शुरू हुआ। ध्यान देना, मीटू क्या है, एक नए जमाने का, नई सदी में जो शुरुआत हुआ वो है हॉलीवुड से शुरू हुआ। और इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस आए, बहुत सारी ऐसी बातें निकल के सामने आई जो हमारे समाज को कलंकित किए, जो ऐसे सभी लोग थे जिन्होंने एक तरीके से कहते इस सामाजिक व्यवस्था में सेंध लगाया। तो इसीलिए ऐसे एक्ट भी आए भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उनकी, ठीक है। पहले विशाखा गाइडलाइंस आप लोगों ने सुना होगा, उसके बाद बहुत सारे कमेटियां बनी, सुधार हुए, ठीक है। जब फिर निर्भया कांड हुआ तो फिर जस्टिस वर्मा कमेटी की जो रिकमेंडेशन आई, तो ये सब बातें हैं। अब देखना 1968 में जब फ्रांस में उस आंदोलन का विकास हुआ, मतलब का सबसे आंदोलन आगे बढ़ा, तो जो लेखिका है वो भी उसमें शामिल हो गए। अब देखो कि मैंने क्यों कहा कि वहां का स्त्री विमर्श जो मुक्ति है वो भिन्न है भारत के स्त्री मुक्ति आंदोलन से। अभी इन सब बातों से आपको स्पष्ट हो जाएगा। मान लो यूपीएससी क्वेश्चन जीएस में पूछ सकता है आपसे कि जब नारीवादी आंदोलन पे उत्तर लिखोगे या जब आप नारी आंदोलन की बात करोगे, तो इन तमाम जगहों पे ये सब उदाहरण आपके काम क्या आएगी। इसलिए मैं इस रचना को पढ़ाते हुए इन सब बातों को गंभीरता से पढ़ा दे रहा हूं, ताकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े। अब देखो कई देशों में क्या है, महिलाएं किसकी डिमांड कर रही हैं कि जो गर्भपात कानून है उसको जायज ठहराया जाए, मतलब इसमें जो स्त्री जो चाहे वो हो। तो वहां पे मुक्ति का एक अभिप्राय यहाँ पे है। जबकि ध्यान देना, इस चीज को लेकर हर देश में अलग अलग कानून है, आपके देश का भी अलग कानून है, ठीक है। तो जो ये एक तरीके से जो स्त्री जो मुक्ति है, जो आंदोलन चला, देखो वहां पर डिमांड कैसा है, अलग से महिला संगठन बनाने की बात कही जा रही है। यानी कि नारी की उस आर्थिक स्वतंत्रता की अहमियत को भी उन्होंने स्वीकार किया। अब वो कहते हैं, देखो कितनी महत्वपूर्ण बात कह रही हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि उसे बना दिया जाता है। क्योंकि देखो स्त्री शब्द का अभिप्राय ही अलग हमारे देश में हो जाता है, एक समाज में हो जाता है। स्त्री मतलब क्या, एक कमजोर, भावुक, संवेदनशील व्यक्ति की बात हो रही है। तो देखो एक तरीके से इन बातों से एक बात आपको क्लियर हो गया कि जो भारत में जिस स्त्री मुक्ति की हम बात करें वो भिन्न है किससे, पाश्चात्य स्त्री मुक्ति से। ये बातें सबको क्लियर हो गया। अब देखो चूंकि ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है तो उसका एक प्रभाव हमारे समाज में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे देखना, जो पश्चिम की स्त्रियां हैं अपने उस हर तरह के बंधनों से एक मुक्ति की कामना करने लगी। आंदोलन का अभिप्राय ही होता है कि जनमानस की चेतनाओं में उन बिंदुओं का प्रवेश हो जिससे उसको लगे कि स्वतंत्र होना है, मुक्त होना है। और धीरे धीरे 70 के दशक तक देखना, अमेरिका और जितने भी मतलब वह विकसित देश हैं, वहां की महिलाएं सड़कों पर उतर आती हैं और वो कहती हैं हमें आजाद करो, हमें किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं। और बंधन, ध्यान देना, ये सामाजिक बंधन भी है, व्यक्तिगत बंधन भी, यानी कि घूमने टहलने हर तरीके की स्वतंत्रता है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जिस यानी जो नारीवादी आंदोलन है ये धीरे धीरे अतिवादी स्वरूप ले लेता है। यह आंदोलन क्या है, नारीवादी आंदोलन है। शुरुआत में तो इस आंदोलन के विमर्श बहुत गहरे थे, व्यापक थे, सही था। लेकिन धीरे धीरे इसने जिस आधुनिकता का स्वरूप का एक आंचल ओढ़ा वो अतिवाद की ओर ले गया। ध्यान देना, और ध्यान देना, अति सर्वत्र वर्जित। कैसे, अभी देखना एक कैंपेन चला था
आप लोग को यदि याद ना हो तो, यदि आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हो, न्यूज़पेपर कवर करते हो अच्छे से, तो आपको याद आना चाहिए। मैं भले ही हिंदी का टीचर हूँ, लेकिन मैं उस करंट से पूरा अप टू डेट रहता हूँ। एक मूवमेंट चला था, सॉरी, हाँ, मैं नाम लिख रहा, आप लोग पढ़ लो, मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। एक मूवमेंट चला था कई देशों में, ये अभी कुछ एक साल पहले की बात है, ठीक है। ये महिलाओं के वस्त्र है, उस चीज को लेकर। तो ये शायद कोरिया वगैरह शुरुआत हुई थी, है ना। तो ये देखना कि जब ये आंदोलन एक अतिवादी स्वरूप ले रहा है, तो वहां पे जो स्त्रियां हैं अपने अंग वस्त्रों की होली जलाती हुई नजर आ रही है। ध्यान दो, किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हो, ये अतिवादी तो है। और ये उस पश्चिमी सभ्यता में इसी मुक्ति की बात हो रही। क्या हमारे भारतीय मुक्ति का अभिप्राय यह है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि क्या है, अभी थोड़े दिन पहले यहां से आपको याद आना चाहिए होगा आपको एक बात, दीपिका पादुकोण ने एक वीडियो आपका याद आना चाहिए, माई बॉडी माई सोल, ऐसा कुछ आया था। मुझे पूरी लाइन याद नहीं आ रहा है, इसमें बहुत मूवमेंट चला था, माई बॉडी माई सोल, मतलब ये मेरा शरीर, इसको मैं जैसे चाहे प्रयोग करूं, इस पे सिर्फ मेरा हक है। तो ये एक बहुत ही सोशल बहुत मतलब ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर मैं भी इस क्लास के माध्यम से नहीं दे सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन से जो बातें मैं जोड़ रहा हूँ उससे मैं जोड़ रहा हूँ, उदाहरण आपको समझा रहा हूँ। तो स्त्रियां जिस अपने अंग वस्त्रों की होली जलाती हुई नजर आ रही है, अर्थात कहीं ना कहीं जो पश्चिमी जो स्त्री मुक्ति आंदोलन है, वो क्या है, स्त्री की उस देह की मुक्ति की बात करता है, उससे संबंधित है। यानी कि पाश्चात्य में क्या है, स्त्रियों ने विवाह संबंध को नकार दिया है, लिविंग की, ध्यान देना, वहीं से लिव इन रिलेशनशिप की बात आ रही है, और धीरे धीरे हमारे समाज में भी बातें गढ़ ली गई, ध्यान देना। तो ये उस पाश्चात्य जो संस्कृति है, जो वहां का स्त्री मुक्ति है, वो यह आपको दिखाई दे रहा है। और भारत का ये जो है स्त्री मुक्ति आंदोलन, ये नहीं है, वो कुछ और है। अब देखो, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि लिव इन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, वो सब वहीं से आ रहा है, ठीक है। और आप अक्सर देखते होगे, सुनते होगे कि कई बार लोग क्या है, लिव इन में 20 साल 15 साल तक रहते हैं, बाद में शादी करते हैं, कई बार तो बिना शादी किए हुए भी तमाम चीजें हैं पाश्चात्य की, वो भारत में भी आ चुका है, ठीक है। तो जिस पश्चिमी के जिस स्त्री मुक्ति आंदोलन से भारतीय स्त्रियां पहले की अपेक्षा थोड़ी जागरूक और चेतनाशील हो रही, तो उसका एक अच्छा प्रभाव आपके समाज में दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी स्त्रियां जागरूक और चेतनाशील हुई है। और इस बात से हम कहीं से इनकार नहीं कर सकते हैं कि वहां की जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं क्या हुआ, हमारे समाज में पड़ा है। तुरंत प्रभाव पड़ा है, एक नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी। तो मेरा यह विषय यहाँ पे ये नहीं है, हम उन विषय पहलुओं को छू रहे हैं जो हमारी कहानी और सामाजिकता को जोड़ सके। देखना, चूंकि जो भारतीय स्त्रियां हैं वह उस भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हैं, इसलिए वो अपने देश में विदेश में कहीं भी हो, वह उस भारतीय जीवन शैली से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाती हैं। ये बात याद रखना, कोई स्त्री कितना भी खुद को आधुनिक है, भारत में जोड़ रहा हूं, ध्यान देना, समझना मैं क्या कर रहा हूं। वो जब शादी करती है ना, तो ढेर सारे श्रृंगार करेगी, चूड़ियां पहनेगी, लहंगा पहनेगी, कितनी मॉडर्न हो, उसको अच्छा लगता है, तो वो संस्कृति उसके अंदर विद्यमान रहेगा। वो तमाम कितना भी मतलब कैसा, तो उस पाश्चात्य वेशभूषा में खुद को संलिप्त करे, पर उसका सांस्कृतिक विमर्श भारतीयता रहती ही रहती है, उसको कभी नकार नहीं सकती। ये बात आपको इस कहानी में भी दिखाई देगी। चलो, अब मैं इस कहानी की तरफ लौटता हूं कि जो मछलियां, जो मैं कहानी पढ़ने वाला हूं, ध्यान देना बच्चों, यानी मछलियां, तो ध्यान देना, एक सवाल उभरना चाहिए, जो मछलियां हैं, आखिर इस कहानी का नाम मछलियां क्यों रखा गया? जो ढेर सारी मछलियां हैं, ध्यान देना, आखिर ढेर सारी मछलियां क्या अभिप्राय है? यानी जो लेखिका है वह ढेर सारी मछलियां की बात करी, क्यों? देखो, छोटे छोटे मछली है, इससे भी छोटे छोटे मछली हो सकते हैं, इसे भी छोटे हो सकते हैं, इसे छोटे हो सकते हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहले इस कहानी के मैं सारांश पे आऊं, उससे पहले आप लोग समझना, अभी मैं कुछ और कहानी बताऊंगा, ठीक है। ध्यान देना कि ये जो मछली कहानी है, या इस कहानी में उस मत्स्य न्याय, उस मत्स्य न्याय की जो अवधारणा है, उसको
तोड़ने का प्रयास कर रही है कौन? लेखिका। कैसे समझना, पर समझो मत्स्य न्याय होता क्या? देखो, मत्स्य न्याय करने का अभिप्राय होता है कि जो बड़ी मछली होती है वो अक्सर छोटे मछली खा जाती है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये जो सबसे बड़ी मछली इसको खाएगी, इसको खाएगी, इसको खाएगी, इसको खाएगी, ये है मत्स्य न्याय। यानी कि जो बड़ी जो जातियां हैं वो मतलब मछली का अभिप्राय यहाँ पे, वह छोटी मछली खा जाएगी और यही न्याय है। कभी भी छोटी मछली बेचारी क्या है, कभी कुछ नहीं कर पाएगी। तो यही मत्स्य न्याय है, ये न्याय की अवधारणा है। इस कहानी में भी यही मत्स्य न्याय है, इसीलिए इस कहानी का जो नाम है मछलियां रखा गया है। समझना। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, यानी कि इस कहानी में जो आप लोग को मैं बताया कि जिस मत्स्य न्याय की बात हो रही है, जिसमें जो पात्र है उस मत्स्य न्याय को तोड़ने की कोशिश कर, कौन पात्र के बताऊंगा अभी। तो इस जो कहानी का जो सारांश, जो समीक्षा है आगे बढ़ेगी। अब थोड़ा सा पात्र देख लेते हैं इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। देखो, सिर्फ 4 पात्र हैं, यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि मैं जिस मत्स्य न्याय की जो धारणा को तोड़ने की बात कही जाए इस कहानी में, महज 4 पात्र हैं। इन 4 पात्रों के माध्यम से इस बातों को अंकित किया जा रहा है, ध्यान देना। पहला जो मुख्य पात्र है विजी, इनका पूरा नाम विजय लक्ष्मी है। यदि आपने कहानी पढ़ी होगी देखना, विजी मतलब विजय लक्ष्मी। दूसरी जो है पात्र मुकी, ध्यान देना दोनों स्त्री पात्र हैं। स्त्री विजी क्या है? मुकी मतलब नयनतारा मुखर्जी। यानी 2 स्त्री पात्र हैं। अब देखना इस कहानी में 2 पुरुष पात्र भी हैं। पहला क्या है? नटराजन। जो दूसरा स्त्री पुरुष पात्र है कौन है? मनीष। यानी केवल 4 पात्र हैं और इन 4 पात्रों के माध्यम से ही उषा प्रेमवदा ने उस मत्स्य न्याय की जो कॉन्सेप्ट उसको तोड़ने की बात कैसे हम समझते हैं। देखना कि जो विजी है, जो मुख्य नायिका है, ध्यान देना, उसके मन में जब इस कहानी को पढ़ोगे तो प्रारंभ में ही यह बात मन में उसकी कौंधता है। वो कहती है उस संवाद से, समझना कि जो मैं आप लोग सामने संवाद बोल रहा हूं, इस कहानी को जब पढ़ोगे तो यह संवाद आपको दिखाई देगा। तो क्या कहती है सुनना, यानी कि जिस मत्स्य न्याय की बात कर रहा हूं, विजी जो है, इस लेखिका जो है उस विजी के माध्यम से एक तरीके से चोट करने का प्रयास कर रही है। कौन से? मत्स्य न्याय पे, उसको बदलने का प्रयास कर रही। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार बड़ी मछली छोटी मछली खाए? क्या छोटी मछली कभी भी प्रतिघात नहीं कर सकती, मतलब उसका एक तरह से रिवेंज नहीं ले सकती है क्या? समझना, क्या बड़ी मछली ही अक्सर छोटी मछली खाएगी? छोटी मछली कुछ भी नहीं कर सकती है। यही तो मत्स्य न्याय है, उस पर ही चोट करने की बात की छोटी मछली भी तो कुछ कर सकती है। सुनना, एक संवाद है प्रारंभ में ही। विजी कहती है, एक तरीके से कह सकते हो संवाद के माध्यम से इस कहानी की जो मुख्य संवेदना है, जो मुख्य केंद्र बिंदु आपको समझ में आ जाए, वो बात आपको दिखाई देगा इस पंक्ति के माध्यम से। देखो मैं पढ़ रहा हूं, जब वाशिंगटन में नाटक देखती है कौन? विजी, तो नटराजन से वो कहती है कि नटराजन, क्या छोटी मछलियां पलटकर वार नहीं कर सकती हैं क्या? देखो कितनी बड़ी बात कहती है। जब वो नाटक देखती थी वाशिंगटन डीसी में, नटराजन भी होता है, तो नटराजन से कहती है क्या हर बार बड़ी मछलियां ही छोटी मछलियों को खाएंगी? क्या छोटी मछलियां कभी भी एक तरीके से पलट कर वार नहीं कर सकती है? ये कहानी देखना एक तरीके से इस कहानी की मुख्य संवेदना है जो बीजी अपने लिए कहती है एक तरीके से। यानी कि इस कहानी में देखना कि जो पात्र है, जो विजी है, ये विजी क्या है? यही छोटी मछली है। ध्यान देना, इस कहानी में जो छोटी मछली है वो विजी है। ध्यान देना, विजी जो है वह छोटी मछली है और जो मुकी है वह क्या है? एक तरीके से इसको बड़ी मछली के रूप में दिखाया गया है। कैसे समझना, यानी विजी क्या है? बड़ी मछली है।
कैसे है कि इस कहानी में देखना, जो मुखिया जो नयनतारा मुखर्जी है वो क्या है, वह इसके 2 बार प्रेम को हथिया लेती है। किसके? विजी के। इसलिए इस बात को यहाँ इंगित किया गया है बड़ी मछली से अभिप्राय है। ध्यान देना, अभी आगे बहुत सारी बातें खुल के आएंगी कि यह 2 बार उसके प्रेम को हथिया लेती है, इसलिए इसको बड़ी मछली का दर्जा देती है विजी। और इसीलिए वो कहती है, उसे बड़ी मछली के रूप में देखती है और कहती है वो कहती है, मतलब कौन, छोटी मछली जो मतलब विजी है, वो एक संवाद में कहती है कि जीत भले ही ना हो, परंतु सुकून के लिए तो वार करती हूं। ध्यान देना, छोटी मछली भले ही जीते ना, लेकिन अपने सुकून के लिए वार तो कर सकती है छोटी मछली बड़ी मछली पे। समझना, इस कहानी में देखना कि उस जिस विमर्श है, उस विमर्श को बड़ी ही चतुरताई से और बड़ी ही सहजता से हमारे सामने उद्घाटित कर रही उषा प्रेमवदा, बहुत ही साधारण तरीके से कि किस तरह एक विमर्श चल रहा है उसके मन में। इसलिए देखना, जब नटराजन, ध्यान देना, जो पुरुष पात्र है, जब नटराजन उसे छीन जाता है किसी विजी से, तो उसके मन में मुकी के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है और उसके मन में देखना कई तरह की संवाद चलते रहते हैं। मैं कुछ पंक्तियां बता रहा हूं आपको जो कहानी से है, तो उसकी उस घृणा, उस नफरत को दर्शा रही सामान्य सी मानव भाव है कि जब एक स्त्री जिससे जो प्रेम करती है, उस प्रेम को कोई और छीन ले जाए, तो मुक्की वैसा करिए। तो इसीलिए उसके मन में घृणा आ रही है, विजय के मन में वो कह रही है, उसके कई भाव आ रहे हैं। वो घृणा का भाव देखो किन किन शब्दों से उसके जो मन में चल रहा है उसके माध्यम से प्रकाशित हो रहा है कि कई बार उसका मन करता है कि मुक्की की उस गर्दन को ममोड़ के तोड़ दिया जाए, उसको मार डाला जाए। ये एक स्वाभाविक मनो प्रतिक्रिया है उसकी, उसको लेखिका ने दर्शाया है। दूसरी तरफ कई बार उसका मन करता है क्यों ना मुक्की के उस कॉफी में जहर मिला दिया जाए। कई बार उसका मन करता है कि क्यों नहीं जिस अपार्टमेंट में वो रह रही है उस अपार्टमेंट में आग लगा दी जाए और उस आग लगाने के दौरान इसका शरीर जल भून जाए। जिस तरह जो लकड़ियां होती, जब चटाक की आवाज आए तो इसकी चीख भी उसमें दब जाए, इसकी चीख कोई सुन ना सके। देखो, यह उस भाव उत्पन्न हो रहा है किसके मन में? बीजी के मन में, और वो भाव लेखिका ने दर्शाया है। यानी कि उस धुआं और लकड़ी से उठकती हुई चटकें जो ऐसी हो जिसमें इस मुक्की की आवाज दब जाए, ऐसी सोचती है कौन? विजी। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि इस पूरी घटनाक्रम में विजी के मन में नफरत जो है उसके रोम रोम में अंकित हो जाती है। पूरा रोम रोम से अभिप्राय यह है कि वो अंदर तक इस रूप में से नफरत करती है, जब मौका मिले उसको मैं मार दूं। यानी कि इस कहानी में कह सकते हो जो आज का दौर है, एक तो तुमने गला काट सुना होगा, प्रतिस्पर्धा। ध्यान देना, तो बच्चों याद रखना, ये गला काट प्रतिस्पर्धा ना सिर्फ तुम्हारी तैयारी में नहीं है, जो तुम तैयारी करो यूपीएससी करना, यहां ही नहीं है, ये रिश्ते नातों में भी आ चुका है। और ये बात उषा प्रेमवदा हमें इस कहानी में दिखा रही है कि जिस गलाकाट प्रतिस्पर्धा किस में आ चुकी है? रिश्तों में भी आ चुकी है। ध्यान देना, कितनी महत्वपूर्ण बात उठा रही है कि जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा है वह रिश्तों में भी आ चुका है और ये रिश्ता हमारे सामने दिखाई दे रहा है। यानी कि देखो, संबंधों का जीवन कैसा गलाकाट, संबंधों वाले जीवन में भी गलाकाट प्रतिस्पर्धा हो चुकी है। भाई, यदि आपको सही समय पर चीजें नहीं मिली, कोई और उसे छीन ले जाएगा। ये क्यों उत्पन्न हो रहा है? ये बड़ा गंभीर सवाल है। इसकी देखो 2-3 वजह है, मैं बताता हूं इस कहानी के माध्यम से। ये तो हमने जान लिया मत्स्य की अवधारणा क्या है, ठीक है। देखो, हो क्या रहा है, एक तरफ ध्यान देना, प्रेम और विवाह, इसके अलगाव है, अलगाव बोल सकते हो या चीजें असंगत भी है। कैसे समझना? देखो, एक मध्यम वर्ग है, ध्यान देना, एक तरफ मध्यम वर्ग है, ये प्रेम किसी और से कर रहा है पर विवाह किसी और से हो रहा है।
इस वजह से एक अलगाव है, चीजें असंगत है। असंगत क्यों है? क्योंकि जो शहरी मध्यम वर्गीय जीवन है, ध्यान देना, जो मध्यम वर्ग यहाँ पे वो शहरी मध्यम वर्गीय है, क्योंकि इसके जीवन में देखना कि प्रेम और विवाह में बहुत सारी असंगतियां हैं। ये असंगतियां क्या हो रही है? उसे निचोड़ रही है। ये असंगतियां इस कहानी में भी है। वो प्रेम किसी और से कर रहा है, पर क्या हो रहा है? जिससे प्रेम कर रहा है उससे विवाह नहीं हो पा रहा है, जिससे विवाह किया उससे प्रेम नहीं हो पा रहा है। ध्यान देना, यानी जिससे प्रेम उससे विवाह नहीं, जिससे विवाह उससे प्रेम नहीं हो पा रहा है। ये वास्तविक स्थिति है आज के समाज की और उस शहरी मध्यम वर्ग की। इसी वजह से वो तनाव में भी है। ये कहानी में आपको दिखाई देगा। वो जो असंगत है, यह असंगति है। जबकि आप लोग याद रखो बच्चों, प्रेम क्या है? एक सहज मानवीय भावना है। यानी कि एक तरीके से प्रेम एक सहज मानवीय भाव है। दूसरा, विवाह क्या है? एक सामाजिक व्यवस्था है। ध्यान देना, ये हर जगह आपको काम करेगा। यानी एक तरफ क्या है? आप उस सामाजिक व्यवस्था में तो आ जा रहे हो, पर आप शायद उस सहज मानवीय भाव में नहीं आ पा रहे हो। यानी समाज में जिस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम शहरी मध्यम वर्ग आ जा रहे हैं, शादी विवाह कर रहे हैं, प्रेम नहीं उत्पन्न हो पा रहा है, क्योंकि हम तो प्रेम तो किसी और से किए थे। जबकि प्रेम, मैंने बताया, एक अति सहज मानवीय भाव है, जबकि विवाह क्या है? सामाजिक व्यवस्था है। और इन्हीं के बीच तालमेल नहीं है और यही अलगाव है, असंगति है। इसी असंगति से क्या हो रहा है? अलगाव आ रहा है, रिश्तों में तनाव है, गलाकाट चीजें हो चुकी है। यानी कि जहां प्रेम है वहां विवाह नहीं है, और जहां विवाह है वहां प्रेम ही नहीं पनप रहा है। ध्यान देना, यानी कि प्रेम ही नहीं पनप पा रहा है। अब बिना प्रेमपन के बच्चों बताओ कौन से रिश्ते की उम्र के सही हो सकती है? बिना प्रेम का कौन सा रिश्ता चल सकता है? आज तो यही चल रहा है ना, बिना प्रेम के रिश्ते हैं। मतलब नफा नुकसान आगे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह इसके जो पात्र है इस कहानी में, उनके अंदर ये बात आपको दिखाई देगा, नफा नुकसान वाली। देखना, इस कहानी में जब नटराजन का विवाह मुक्की से होने वाला होता है, ध्यान देना, जब देखना नटराजन का विवाह नटराजन है, शादी होने वाली किससे? मुक्की से। यानी कि मुक्की मतलब कौन? नयनतारा मुखर्जी। तो उसके मन में कुछ सवाल चलता है, बात सुनना, कि विजी व मुक्की के उसके मन के प्रति जो भाव है देखना, वो कहानियों में स्पष्ट होते हैं। नटराजन जो मुक्की और विजी को लेकर उसकी भावनाएं हो देखना इस कहानी में स्पष्ट होते हैं। कि जो नटराजन क्या है, देख देना, नटराजन जो है वस्तुतः निजी तौर पे कह सकते हो वह विजी को पसंद करता है, उससे प्रेम करता है। वो कथन कहता है, उसके में कुछ संवाद सुनना, वो कहता है कि अनेक बार चाहते हुए भी मैं मुक्की को वह हक या वो बात नहीं बता सका, मैं जता ना सका। ये संवाद है इस कहानी के। वह उसके लिए कितना प्रिय है, वो ये बात नटराजन कह रहा है। ध्यान देना, विजी को लेकर 6 वर्षों के प्रवास में कई बार वो कहता है आगे संवाद में कि जो 6 वर्ष का उसका प्रवास था, उस प्रवास में उससे कई नव युवतियों से मिलने का मौका मिला, उनके बीच वो रहा, लेकिन वो अनुभूति वो नहीं हुई। जब वो विजी उसके सामने आती है तो उसे एक नवीनता, एक नई अनुभूति का कह सकते हो आविर्भाव होता है। यह बात इस कहानी में कथन के रूप में विद्यमान है। नटराजन कह रहा है, जबकि शादी मुक्की से हो रहा है, उसके मन में बात चल रहा है, वो सोच रहा है। देखो कि किस तरह का प्रेम किसी और से, विवाह किसी और से, ये समझो इस विमर्श को, इस कहानी में जो है। यानी कि यह कथन क्या है? वो कहता है कि जब नजदीक आती है विजी मेरे, तो एक अजीब सी प्रतिक्रिया मेरे शरीर में होती है, मेरे मनोभाव में होता है। यही मेरा एक नया अनुभव है। यानी क्या है? नटराजन के जो मन में है एक तरीके अचरज भाव है, जहां एक और एक नितांत अजनबी को बैठाकर, समझना, एक तरफ इस शादी में नितांत अजनबी को बैठाकर किस लिए ले जा रहे, किसको ले जा रहे, एक सवाल उत्पन्न होता है। सचमुच मुक्की हेतु उसके मन में ममत्व और स्नेह है क्या, या वह विवाह सिर्फ इसलिए कर रहा है कि 34 साल का उसका जो अकेलापन है, उस चीज को कह सकते हो विवाह जो है निमित्त मात्र है।
उस अकेलेपन को दूर करने के लिए। समझना आज के दौर में भी बात प्रासंगिक है। आसादिया महज समझौता ही तो हो चुका है ना उस अकेलेपन को दूर करने के लिए। समझना कि इस कहानी में भी वो बात आ रहा है कि क्या वास्तव में नटराजन शादी इसलिए तो नहीं कर रहा है, उसके मन में ममत्व स्नेह है मुक्की को लेकर कि 34 साल का जो अकेलापन है वो शायद विवाह के निमित्त मात्र दूर हो जाएगा। यानी बच्चों कहने का अभिप्राय यह है कि प्रेम की इस भाव को समझना, प्रेम की इस भाव को जो सहज भाव है, इसको हमने क्या किया आज के दौर में, यांत्रिक स्वरूप दे दिया इसका। हमने इस प्रेम को एक यांत्रिक स्वरूप दे दिया, यानी मशीनीकरण बना दिया। हम खुद मशीनीकरण हो गए हैं और हमने भावनाओं का भी मशीनीकरण कर दिया है। यानी कि प्रेम जैसे सहज भाव को हमने समीकरण बना दिए हैं। हम समीकरण करना किसको क्या बोलते हैं हम लोग, बड़ा गणितबाज है। हम लोग सब प्रयोग करते हैं ना जीवन में, बड़ा गणितबाज है भाई वो, यानी समीकरण कर रहे हैं वो, नफा नुकसान में हो रहा है। यांत्रिक अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति यहाँ दिल से नहीं सोच रहा, ध्यान देना, यानी यहाँ दिल से नहीं सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, दिमाग से सोच रहा है वो। क्योंकि क्या सोच रहा है वो कि मेरा कितना नफा होगा, मेरा कितना नुकसान होगा। यानी क्या, एक तरह से व्यवसाय हो गया, मेरा कितना नफा हो कितना नुकसान। अर्थात इसको सीधे तौर पे कहो तो उस उपयोगितावादी सिद्धांत में काम कर रहा है वो। क्या सोचता है चीजें कितनी उपयोगी है, यदि चीजें मेरे बहुत ज्यादा उपयोगी है तो उसको मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। तो इन सिद्धांतों के मध्य ये जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा संबंधों का जीवन है वो पिस रहा है, और जो प्रेम का जो सहज भाव है वो पीछे हट जा रहा है। यानी कि उन समीकरणों में, उन सिद्धांतों में यह जीवन तब्दील होता जा रहा है। इस कहानी में देखोगे तो जो वीजी और जो नटराजन है वह उस प्रेम के सहज भाव के प्रतीक है। ध्यान देना, जो वीजी और जो नटराजन है वह उस प्रेम के सहज भाव के प्रतीक है। दूसरी तरफ जो मुकी है और जो मनीष है, ये दोनों उस असहज अर्थात कह सकते उस उपयुक्तवाद सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। ध्यान देना, ये मुकी और मनीष कोई इस कहानी के पात्र नहीं है, ये आज के हमारे जो सामान्य जीवन है वहां भी ऐसे मुकी मनोज हैं, सॉरी मनीष हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भावनाओं में होगा वह यातना में होगा, जो भावनाओं में होगा वह यातनाओं में होगा। और यह बातें एक तो जो मनीष मुकी है वो सोच रहे हैं नफा नुकसान को लेकर। ध्यान देना, यानी कि देखना कि जिसमें मनीष की बात कर रहा हूं इस कहानी के माध्यम से सुनना कि मनीष के कथन यहाँ पे उसका विवेचन हो रहा है कि देखना मनीष जो है जिसने एक दिन बड़े ही ठंडे अनासक्त भाव से नटराजन से कह दिया था, वीजी को लेकर बात कर, ध्यान देना कि वीजी है तो मेरे मन में अब कुछ नहीं बचा। बहुत सीधी सरल अनकॉम्प्लिकेटेड लड़की है। ये वीजी को लेकर स्टेटमेंट है जो दे रहा है किसको, मनीष नटराजन को। अब मतलब उसको लेकर सीधी बात है, कहने का अभिप्राय यहाँ पे सीधा ये कह रहा है कि भाई उसको लेकर मेरे पास कोई फीलिंग वूलिंग नहीं, वो मेरे टाइप की नहीं है। एक सामान्य आज के जो दौर की बात तुम लोग करते हैं उसके हिसाब से कहा जाता है। वो कहता है कि मुझे बांध या वो संतुष्ट कर सके ऐसी उसकी मानसिक गहराई नहीं है। ये वीजी को लेकर कह रहा है मनीष। देखना कितना प्रैक्टिकल है, समझना आगे चल की चीजें चित्र में बदलेगी। देखना अब देखना यही मनीष की जो लापरवाही व्यक्ति है वो दिखाता है कि वह लगातार वीजी को पत्र लिख रहा है। ध्यान देना कि वह उसको भारत बुलाए, और देखना ऐसा पत्र लिखता है वीजी को, और जब वो आती है तो देखना उसके पहुंचने से पहले ही उसकी प्रतीक्षा से उबकर वह अकेले ही मैक्सिको चल देता है। देखो कैसा ये नफा नुकसान वाला इंसान है। इसलिए देखना इस कहानी में जो बात बताया कि जिस एक प्रेम सहज भाव का एक तरफ, दूसरा उपयुक्तवादी सिद्धांत है, ये सारे पात्र उन बातों को उद्घाटित कर रहे हैं और ये वास्तव में आज के हमारे समाज में विद्यमान है। इसीलिए देखना मुकी जो है वह वीजी से कहती है
क्या कहते हैं, सुनना। देखो मूकी भी किस तरीके की उस उपयुक्तवाद सिद्धांत यानी जो नफा नुकसान वाले की चीज को जोड़कर कह रही है, सुनना। मूकी विजी से कहती है कि यदि तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं दोनों में नटराजन को चुनती। देखो यहाँ पे उपयुक्तवाद सिद्धांत क्यों चुनती, सुनना। मूकी कहती है कि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं नटराजन को चुनती। क्यों? नटराजन इंडिया जाकर, चूंकि पीएचडी कर रहा है तो इंडिया जाकर उसे तो अच्छी सैलरी वाला जॉब, तमाम चीजें मिलेगा, मतलब एक फ्यूचर सिक्योर है। और चूंकि यहाँ भी उसको 8,000 मिल रहा है तो क्या बुरा है। लेकिन दूसरे जो मनीष है उसका एक टुचपुंजिया जो फिलॉसफी है उसे तो नहीं जीवन जिया सकता। तो ये भी एक तरीके से क्या विमर्श है कि वह उस उपयुक्तवाद चीज को देख रही कि इतना नफा कितना नुकसान है। यानी प्रेम में तो ये चीज नहीं देखा जा सकता ना, लेकिन यहाँ पे इस कहानियों में बातें हमें दिखाई दे रही है। ध्यान दीजिएगा। यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि जिस सहज प्रेम को यांत्रिक बनाया गया है, यह बातें हमें इस कथा में दिखाई देती, कथानक में दिखाई देती किस तरह प्रेम यांत्रिक स्वरूप में दिखाई देता। मान लीजिए प्रश्न बन जाए, इससे बन सकता है कि मछलियां कहानी प्रेम के सहज भाव से यांत्रिक भावबोध की ओर ले जाती है, या ये भाव उत्पन्न होता है कैसे। कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत, मैं हमेशा कहता हूं कंटेंट कुछ भी हो, उस कंटेंट से प्रश्न का विमर्श बहुत सारे बन सकते हैं। इसलिए आपको समझना महत्वपूर्ण है किसी रचना को। यानी कि एक तरीके से जो सहज प्रेम है वो यांत्रिक प्रेम में बदल रहा है। यानी कि एक तरीके से देखना कि परिवार से विच्छिन्न यानी अलग होने की जो एक समस्या भी इस कहानी में एक अलग विमर्श है कि उस वो जो भी पात्र है वो परिवार से दूर हो रहे हैं, ठीक है, विपक्ष विच्छिन्न हो रहे, मतलब वहां से परिवार से दूर हो रहे हैं। तो इस दर्द को भी इस कहानी में उकेरा गया है। बड़े ही आसान लफ्जों में कह सकते हो, उषा प्रेमवदन ने इस कहानी में इस बात को उद्घाटित किया है, जिससे जो अकेलापन है, ध्यान देना, जब परिवार से व्यक्ति दूर होता है तो उसको ये भी एक वजह होती है उसके अकेलापन का। अभी समझाता हूं। तुम लोग जो बाहर रहते हो सब लोग की बात पता है, भाई फैमिली से दूर होना क्यों। दूसरी तरफ देखना कि जब कोई व्यक्ति उस परिवार से अलग होता है, अर्थात अपना एक स्वतंत्र निर्णय लेता है जो परिवार के निर्णय के विपरीत हो, ध्यान देना, तो स्वतंत्र निर्णय लेने से वह जड़ों से उखड़ जाता है। जड़ों से उखड़ने का अभिप्राय यह है कि जो लोग हैं, जो समाज है, जो परिवार है, तुम्हें खुद से अलग मान लेता है, क्योंकि तुमने एक स्वतंत्र निर्णय लिया। उस निर्णय में इनका निर्णय नहीं था, क्योंकि आपने परंपराओं को तोड़ा, समझना। तो आप यानी जड़ से उखड़ जाते हो। और जब देखना, जब जड़ों से उखड़ने का जो दर्द होता है ना, जो अनुभूति होती है, उससे आपको लगातार कहीं भी रहो तो आपको एक असुरक्षा का भावबोध उत्पन्न होता है। इस कहानी में आपको दिखाई देगा। तो यह आप सामान्य जीवन में देखो, जब फैमिली से दूर होते हो या जब उससे बिलगाव हो जाता है आपका, तो एक असुरक्षा की जो भावना है, देखो परिवार का मतलब क्या है, जो आपको भावनात्मक संप्रेषण दे। और एक इंसान होने के लिए उस भावनात्मक संप्रेषण की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि वह भावनात्मक गठजोड़ ही क्या करता है, परस्पर इंसानी जज्बात को आगे ले जाते हैं। और इस तरह देखना कि व्यक्ति क्या होता है, अजनबियतपन में चला जाता है। तो मैंने जो बातें बताई, इस बात को आप कई जगह पे लिख सकते हो। यानी इस तरह से वह क्या है, जो पात्रों के माध्यम से बताने चाह रही है कि जिस पारिवारिक विच्छिन्नता है उसके माध्यम से वह इन चीजों को उद्घाटित कर रही रचनाओं में। इसलिए देखना कि इस कहानी में विजी एक बात को याद कर रही है। वो सोचती चूंकि पटना से, ध्यान देना, विजी चूंकि पटना से है तो विजी सोचती है कि पटना का हाल कैसा होगा। उसको याद आता है जो मेरी भी माता है, जो उनकी कुछ एक होता है ना जैसे आदतें, कुछ तो आदतों को याद कर रही हैं कि मेरे पिताजी की जैसे माता की आदत क्या है कि वो अक्सर बुदबुदाते रहती हैं, तो उनको बुदबुदाना याद आता है, पिताजी का उसको टोकना याद आता है, उनकी खीज याद आती है, माँ की वो गुस्सा याद आता है, बहन की रेडियो पे वो फिल्मी गाने सुनना याद आता है। फैमिली यही है, मतलब नोकझोंक है, वो सारे भावनाएं यहाँ पे निकल के आती है। बाहर कहाँ है आपको पता ही नहीं कौन क्या है। तो ये सारी बातें याद करके कहीं ना कहीं उस जड़ को याद करी कौन, विजय याद करती है। यानी कि यह याद नहीं है, वो उस जड़ को पुनः जुड़ने का एक अभिप्राय है कि व्यक्ति कितना भी मतलब बाहर चला जाए, उससे बिना फैमिली का वो हमेशा अधूरा रहता है। तो उस परिवार से भी जोड़ने की कोशिश कर रही है, ध्यान देना। यानी कि
एक तरीके से सीधे सरल जीवन की जो वो सोचती है विजी कि क्या मेरा जीवन बाकियों की भांति सीधा सरल और सहज क्यों नहीं हो पाया। ये बात विजी इस कहानी में सोचती है कि आखिर बाकियों की भांति मेरा भी जीवन सीधा सरल क्यों नहीं हो पाया। अनजाने घटित घटनाओं ने मुझे अपने परिवार सबसे दूर कर दिया और मैं सबसे दूर हो गई। अब ध्यान देना बच्चों, ये इस मध्यम वर्ग की कहानी है और इस कहानी में जिन भावनाओं को बड़ी ही खूबसूरती से उकेरा है उषा प्रेमचंद ने, मानो जब ये कहानी को पढ़ोगे तो ऐसा प्रस्तुत होता है कि मानो चलचित्र चल रहा है। तो इस कहानी की जो मैंने समीक्षा और सारांश कहा वह बातें आपको दिखाई देती। जिस मध्यम वर्गीय प्रेम और विवाह की बात है जो क्या है, असंगत है। इस असंगत की वजह से क्या हो रहा है, हर कोई व्यक्ति क्या हो रहा है, अजनबीपन में है, अकेलापन है। तो यानी इस कहानी के माध्यम से जो बातें मैंने आप लोग को बताया, पूरी जो सारांश मैंने कहानी बताया, पढ़ना जरूर, बहुत अच्छी कहानी है। तो जो मैंने मुख्य बिंदु को उद्घाटित किया उसको जरूर लिखना। देखना इस कहानी में एक संवाद आता है कि विजय जाते जाते भी एक बार मनीष से मिलने का मोह न छोड़ सकी। इस भेंट से उसे थोड़ी यातना ही और मिलेगी, पर नटराजन जानता है कि विजय के अंदर बल का एक स्रोत है। वह टूटती है, बिखरती है, पर अपने को संभाल लेती है। कोई और लड़की होती तो इन परिस्थितियों में पागल हो गई होती। इसीलिए जिस मैंने आपको शुरू में बताया कि जिस आधुनिक विमर्श की बात कर रही है कौन, उषा प्रेमचंद, तो अपनी कहानियों में उन्हीं आधुनिक स्त्रियों की परंपराओं को तोड़ते हुए दिखा रही है, जो आंसू नहीं बहाती है, जो टूटती नहीं है, जो हार नहीं मानती है, जो हमेशा निर्णय लेती है खुद के लिए। ध्यान देना। तो इस पंक्तियों के माध्यम से बच्चों ये विमर्श उठता है, यानी उसी आधुनिक स्त्री की बात कर रही है जो परंपराओं की जड़ों को तोड़ रही है, भावनाओं में से बहना स्वीकार नहीं है, उस भावनाओं से इतर जाकर भी वो बौद्धिक निर्णय ले रही है। यानी कि वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अंदर नया जोश और नए राह की तलाश कर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होती रह रही है। यही बात आपको नैनतारा के रूप में भी दिखाई देगी, जो भी अपने जीवन में असूलों के आधार पर जीना शुरू कर देती है। यानी इस कहानी में जो भी मैंने आपको स्त्री पात्र को दिखाया, तो ये बातें आपको स्पष्ट हो गई कि जो स्त्री पात्र है वो उन परंपराओं को तोड़ रही है, अपने लिए एक नई राह तलाश रही है। अब देखो, मैं 2-3 कहानियों की चूंकि तुलना कर रहा हूं आप लोगों के, इस कहानी को मैंने पूरा बता दिया कहानी में क्या है, तो मैं कुछ कहानी को तुलना करता हूं आप लोगों के सामने, ताकि स्पष्ट हो जाए कि ये कहानी क्या कहना चाहती है। ओके, देखो एक जो इनकी बहुत सारी कहानी है बच्चों, मैं अभी कुछ और कहानियों का पीडीएफ दूंगा आप लोग को, ध्यान देना। मैं एक तो क्लास का पीडीएफ और इनकी और पूरा संकलन मैं आपको दूंगा, कई छोटी मोटी कहानियों का। देखो जो एक इनकी कहानी है मान और हट, देखना इस कहानी की जो नायिका अमृता है एक स्वाभिमानी स्त्री है। चूंकि हमने जो पिछली कहानी पढ़ा उसमें भी स्वाभिमानी स्त्री है, वह अपने स्वाभिमान के आगे नहीं झुकती है और नहीं समझौता करना पसंद करती है। अमृता का अपनी चाहत के हिसाब से पति न मिल पाने के कारण दुखी होना तो स्वाभाविक था, लेकिन पति द्वारा उसका अपमान किए जाने पर वो चुप नहीं रहती। जब पति मुकुल कहता है कि मैं तुम्हारी जैसी हजारों खरीद सकता हूं। बच्चों ये जो पंक्ति है ना, ये जो बात है, ये बड़ी सामान्य बात है, ये आसानी से पुरुष कह देता है। ध्यान देना, क्योंकि बाहर निकल सकता है वो। यदि यह बात स्त्री के द्वारा कही होती तो उसके ऊपर हम क्या शब्द लगाते हैं, ध्यान देना बच्चों, जो बात मैं कहने वाला हूं यह बात आपको दिखाई देती। तुम्हें अगर अपने रूप का घमंड है तो मैं भी तुम्हें दिखा दूंगा, सिसक कर डूबे स्वर में अमृता ने कहा। आपको अपनी दौलत का घमंड है तो मैं भी आपको दिखा दूंगी। देखो ये संवाद, यानी कि जो प्रत्युत्तर चल रहा है उस प्रत्युत्तर में यहाँ पे स्त्री दब नहीं रही है, वह उस पुरुष के उस कह सकते उस अभिमान को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसे ललकार रही है, ये चुनौती दे रही है। और ये अच्छी बात है, समाज में आज भी बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं
जो चुनौती नहीं दे पा रही है वो उस पुरुष के अभिमान में जीने के लिए अभिशप्त है। क्या है? ऐसे बहुत उदाहरण आपके समाज में दिखाई देंगे, जहां मुकुल जैसे जो अमीर और घमंडी व्यक्ति की जाल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस अमृता पात्र के माध्यम से जो उषा प्रियंवद है वो उसी मानसिकता को उजागर कर रही है, इस कहानी के माध्यम से उस चीज को नकार रही है, उस पर एक प्रश्न खड़ा कर रही है। उसे क्या लगता है मुकुल को? ये जो मुकुल सोच रहा है ये कोई मुकुल नहीं है, यह उस पुरुष की मानसिकता का परिचायक है। ध्यान देना, ये पति जो मुकुल है वो उस पुरुषवादी सोच, उस मानसिकता का परिचायक है जो सोचता था कि पतिव्रता स्त्री की भांति वह भी पैरों पे आकर गिरेगी और क्षमा मांगेगी, मगर वह नहीं आई। मतलब पुरुष साला कुछ भी करे, मतलब लेकिन स्त्री को लौटना ही पड़ेगा। पर इस कहानी में ऐसा नहीं होता। यहीं पे जीत है किसकी? उषा प्रियंवद की कहानियों में, जहां स्त्री को वह उत्पीड़न होते दिखा तो नहीं, पर वहीं उसे समर्पित करना नहीं दिखा रही है, वह उससे लड़ना सिखा रही है, और वास्तव में समाज की इसकी जरूरत है। यानी कि जो यह स्त्री पात्र है अमृता, वो क्या है? उस आधुनिक स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है जो क्या एक सौवानी जो स्त्री होने के नाते क्या है, बेवजह किसी के सामने नहीं झुकती है। ध्यान देना, वह एक तरीके से एक संघर्षशील परिचायक, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिस तरह उनके जो कहानी है उनमें यह बातें आपको स्वीकार रूप में दिखाई देगी। अर्थात इनकी कहानियों में क्या एक तरीके से स्त्री को जो अस्मिता का प्रश्न है उसमें उसे एक पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। वह किसी वर्चस्व में इसको बांध नहीं रही है, अपितु उस रूढ़िवादी व्यवस्था को यह चुनौती दे रही है, उसे तोड़ रही है। इसलिए तो कहते हैं कि मां के कहने पर हमने तुम्हारा भला ही चाहा है, वैसे भी इज्जत तो रुपयों की होती है। जवाब में अमृता कहती है तो इसका मतलब यह है कि चाहे जिससे भी शादी कर लो, मेरे भी हाथ पर कमा खा लूंगी, उनका रुपया मुझे नहीं चाहिए। ये संवाद देखो, यह संवाद उस परंपराओं को धिक्कारती है, यह संवाद उस स्त्री अस्मिता के प्रश्न को जायज ठहराती है। यह बात इनकी रचनाओं में हमें स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है, उषा प्रियंवद की रचनाओं में। जब उसका पति मुकुल का यह कहना कहता है कि उसे अपने रूप का मान है, अगर उसे इतना ही मान था तो मुझे शादी से पहले ही क्यों नहीं देख लिया। लेकिन मुकुल का यह कहना भी उसे उसके अमीरी का घमंड दिखाता है। अगर झुकेगी तो अमृता, क्योंकि वो नारी है, वो पत्नी है। देखना, ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। यानी कि पुरुष क्या है, वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा, झुकेगा नहीं, हमेशा नारी झुकेगी। मूवी आई थी थप्पड़, याद करो। तो इस बात का ही तो परिचायक था ना फिल्म भी, कि जिस विमर्श को हम लोग इस कहानी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो विमर्श भी इस कहानी का जो था वो उस फिल्म से मिलता जुलता है। यानी वो क्या है, उस अक्कड़पन पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उस पर यह प्रश्न खड़ा कर रही है, उनको चुनौती दे रही है, और यह बात इनकी कहानियों में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब मैं इनकी एक अति महत्वपूर्ण कहानी है वापसी, आप बहुत ही इनकी प्रमुख कहानी है वापसी, उसकी मैं कुछ बातें बता देता हूं ताकि आप तुलना कर सको, क्योंकि ठीक है, ये बहुत जरूरी है। आप लोग मैं बता देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी कहानी है, सुनिए। देखो, इनकी जो कहानी है ये वापसी, इसमें एक तरीके से कह सकते हो कि जो हमारा आज का जो परिवर्तित जीवन का जो एक विशृंखला, मतलब कह सकते हो जो अनुशासन ही जो चीजें हैं उसको उद्घाटित किया है इन्होंने। क्योंकि जिस आधुनिक युग का एक वास्तविक यथार्थ क्या है कि परिवार में पूरा मूल्यों के प्रतीक पिता का कोई स्थान नहीं रह गया है, उस किसी भी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह गया है जो बदलती परिस्थिति से समझौता नहीं कर पाया। ये कहने का इनका अभिप्राय है कि जो बदलती परिस्थिति जो समझौता नहीं कर पाया, उसका कोई अभिप्राय नहीं रह पाया। यानी कि जिस परंपरागत सामाजिक मूल्यों, ध्यान देना, जिस परंपरागत सामाजिक मूल्यों का जो तेजी से विघटन हुआ है, व्यक्ति के संबंधों में एक अनाम कह सकते तलखी आई है। यानी देखो,
विघटन होने से क्या होता है, सब सामाजिक विघटन होता है, नैतिक विघटन होता है, तो व्यक्ति के अंदर कई तरह की तल्खियां उत्पन्न, मतलब ऐसे भावबोध उत्पन्न होते हैं जो उसको क्या करते हैं, अपने आप को नकारता है। और इसकी एक वजह आर्थिक विषमता भी है, ध्यान देना, ये बातें आपको ये जो कहानी उसमें दिखाई देगी। और देखना कि आजीवन परिवार के सुख के लिए अपनी आशा और आकांक्षाओं को समर्पित करने के पश्चात वृद्धावस्था में उसी परिवार से शेष जीवन के सुख की आशा करना अब दुभर हो चुकी है। वास्तविक स्थिति नहीं है कि जो घर का मुखिया है, समझना, आजीवन कमा रहा है और उस परिवार का लालन पालन कर रहा है। एक ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि वो बैठ कर आराम करे अब, लेकिन उस स्थिति में भी उससे उस विमर्श को कह सकते हो प्राप्त नहीं हो रहा है और पुनः उसे उसी दौर में जीना पड़ रहा है। यानी शेष जीवन जिस सुख की आशा थी उसे मिल नहीं रहा है, यानी कि उस वात्सल्य और स्नेह की जो उसको मिलना चाहिए था वह नहीं मिलता है। इसलिए देखना इस कहानी में जो गजाधर बाबू हैं, जो पात्र हैं गजाधर बाबू, ध्यान देना, जब भी रिटायर होते हैं करीब 35 साल की जॉब के बाद बेचारे निवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, ध्यान देना। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है भाई, इनको अब वो स्नेह चाहिए फैमिली का, लेकिन वह पूरे परिवार के लिए बोझ बन जाते हैं। बच्चों देखना, ये पूरी कहानी हकीकत है आज के समाज के लिए, यह बोझ के रूप में दिखाई देता है। एक जब तक कमा तब तक सम्मान था, कमा नहीं रहा अब क्या है, वह पूर्वत सम्मान इनको नहीं मिलता है और देखना इसीलिए बार बार उनको कई बार तिरस्कृत होना पड़ता है। यानी कि कह सकते हो कि इस जो संबंधों की जो पीड़ा है, जो अस्तित्वहीनता है, जो यथार्थबोध है, इस कहानी में आपको दिखाई देगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इस कहानी के, बस एक आपको लेखा जोखा बता रहा था। तो इनकी कहानी चूंकि वापसी बहुत ही फेमस कहानी, सबसे प्रसिद्ध कहानी है, तो इसका एक जो मोटी भूमिका बता रहा हूं वो है ये। तो जो उषा प्रेमवत की कहानियों में आपको ये जो बातें दिखाई दे रही, मैं जितनी बातें आपको बताया कि इनकी कहानी का जब विमर्श है या इस रूप में हो रहा है, तो जिस मछलियों के माध्यम से मैंने इस पूरी उषा प्रेमवत को मैंने समझने की कोशिश की कहानी के रूप में, फिर मैंने एक और कहानी बताया, और फिर जिस स्त्री मुक्ति विमर्श को लेकर जो मैंने सारी बातें बताया वह इनकी कहानी में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो और भी कुछ नोट्स मैं आप लोग प्रोवाइड कराऊंगा अभी क्लास के बाद। ठीक है, तो टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आप लोग जुड़ो इससे सभी लोग, और जो भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो प्लीज मेरा कोड यूज करो आप, AVI01 मेरा कोड है, लीजिए। आप सभी लोग जो भी सवाल हैं ध्यान दीजिएगा आज की क्लास को लेकर या पहले के भी, तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे सवाल लिख दिया कीजिए, जो भी आपको दिक्कत है मैं उसकी उत्तर देने की भरसक कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप सभी को क्लास समझ में आया होगा, जो भी दिक्कतें हैं समस्याएं आएंगी आप जरूर मेरे से पूछना सवाल, मैं आपके सवालों का इंतजार करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।